अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में और आपका साथ होगा सब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक के दिन हम ये कहते हैं, बार बार मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने इस दिन में ऐसी बरकत और फजीलत रखी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि जुम्मे की कितनी अहमियत है तो ईद से भी ज़्यादा इसको अहम करार दिया गया है। तो हमारे लिए एक ऐसे दिन है जिसमें हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआओं का अहतमाम हम करते हैं। तो जब भी अपनी दुआओं का अहतमाम करें, खुलूस से दिल के साथ करें। और मैं बार बार शो में बात कहती हूँ कि इंसान को एक ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पूरे हफ्ते में यकीनन हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगते हैं, लेकिन ये जुम्मा जो है ना वो ब्रेक लेकर आता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिल के साथ अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हों और जो है ना वक्त लगाएं। जुम्मे का खुतबा सुनने के लिए बार बार कहा जाता है ताकि जो चीज़ें हम भूल रहे हैं उनको मेमोराइज़ कर लें, रिवाइज़ कर लें, अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहा है अपने बंदों से, तो उस पर अमल करें। तो हम इस हवाले से भी जो है वो यकीनन आज बात भी करेंगे शो में। और सबसे पहले जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। कल भी हमने देखा कि आग लगने के 3 वाक़यात जो है वो पेश आए और मुस्तकिल आग लगने के वाक़यात हो रहे हैं। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर जब आग लगने के वाक़यात हुए तो उसमें ज़ख्मी भी हुए और मेरे ख़्याल से एक खातून जहाँ बहक भी हुई। तो ये जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है क्योंकि वेदर भी ऐसा है। शॉर्ट सर्किट के जो वाक़यात हैं वो इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट करती हैं। आग तीन हट्टी में लगी, इत्तेहाद टाउन में लगी, लियाकताबाद में लगी, तीनों जगह पर आग लगी। लेकिन उसके बाद हम ये जो खबरें नज़र आ रही हैं, हमने देखा कि मेयर कराची ने कहा था कि जो बिल्डिंग्स हैं उनको चेक किया जाए। उसके अलावा जो सिंध सेक्रेटेरिएट है अगर उसकी बात की जाए तो सबसे पहले क्योंकि सिंध सरकार की जो अपनी बिल्डिंग्स हैं उनमें भी आग बुझाने के लिए कोई खातिर खा इंतजामात नहीं है, ना ही वहाँ पर फायर सेफ्टी एग्जिट्स हैं। तो आग जो काबू पाने वाले तमाम आलात हैं सिंध सेक्रेटेरिएट में वो ख़राब हैं और 101 फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जिनको बताया गया कि ख़राब हैं और उसमें केमिकल जो गैस होती है नाइट्रोजन गैस वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम आग बुझाने वाले आलात को हटा दिया है और अब ये कहा जा रहा है कि शायद इनको रिप्लेस किया जाएगा। तो सबसे पहले तो जो सिंध सरकार है वो अपने जो बिल्डिंग्स हैं उनसे काम शुरू करे, उसके बाद दूसरी जो बिल्डिंग्स हैं उन पर भी चेक एंड बैलेंस किया जाए और यकीनी तौर पर अब इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो दाल की प्राइस है वो भी उसमें इजाफा हुआ। कल महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, दालें भी महंगी हो गई और कल दाल की कीमत में 40 रुपये मूँग की दाल और चने की दाल जो है वो 20 रुपये किलो महंगी हो गई। तो चने की दाल की जो कीमत है वो 202 से बढ़कर इस वक्त 223 रुपये में पहुंच गई है और जो मूंग की दाल है वो 240 रुपये से बढ़कर 280 रुपये फ़ी किलो पे ये दालें पहुंच गई। तो दाल सब्ज़ी भी अब करना लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। उसके अलावा एक और अच्छी खबर ये है, साथ साथ हम ये कहते हैं ना शो में कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ रखना बहुत ज़रूरी है ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे। तो जो आलमी इदारा सेहत है और महकमा सेहत है उसका एक अच्छा इकदाम सामने आया है कि जो ख़वातीन वैक्सीनेटर्स हैं उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फ़ैसला किया गया है। और ये फ़ैसला इसलिए किया गया है क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि कम्यूट प्रॉब्लम ख़वातीन के लिए तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है और वैक्सीनेटर्स को गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर जो है वो वैक्सीन्स करनी होती हैं और सिक्योरिटी इशूज़ भी होते हैं। हमने ये भी देखा है कि पिछले अदवार में उन पर हमले भी किए जाते रहे वैक्सीनेटर्स के ऊपर, उनको पुलिस फोर्स भी दी जाती थी। तो अब ये अच्छा है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह हों ताकि उनके लिए आने जाने में प्रॉब्लम भी ना हो और वो गली गली मोहल्ले जाकर ये एक बड़ा काम होता है इलाकों में घूमना और जो है तमाम लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करना। तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स उनको दी जाएंगी। उसके अलावा सिंध की जो महकमा सकाफ़त है उसके दस्तकारों के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आई है। उसमें ये कि जो दस्तकारी के फ़रोग के लिए कल्चर मार्ट कायम कर रहा है जो सिंध की वजारत सकाफ़त है उसमें फ़्री स्टॉल्स लगाए जाएंगे। और जुनैद अली शाह जो वज़ीर सकाफ़त हैं वो ये कह रहे हैं कि सिंधी कल्चर, सिंधी दस्तकारी और जो चीज़ें हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट हैं, दुनिया भर में पहचान है, लोग उसे पसंद करते हैं इन कल्चर्स को, इन आर्ट को। तो इसे प्रमोट करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। एक जो घरेलू सनत है उसको फ़रोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि जितने भी ये ड्रेसेस वगैरह बन रहे होते हैं, आपने देखा होगा ट्रेडिशनल, वो ख़वातीन घरों में बना रही होती हैं, सिंधी कल्चर से रिलेटेड रल्लियाँ बना रही होती हैं और हैंड क्राफ्टेड चीज़ें बना रही होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, दुनिया भर में उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा होता है, पाकिस्तान में भी खासी मकबूल है। तो अच्छा है उसको प्रमोट करने के लिए। और जो छोटे लोग घरों से काम कर रहे होते हैं उनको अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रमोशन मिल जाती है। तो ये जो कल्चर मार्ट है ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग होगा और आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। फ्री स्टॉल्स अवेलेबल हैं, रब्ता कर सकते हैं डिपार्टमेंट से, कल्चर डिपार्टमेंट से, और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।
तो जो इसके अलावा जो चाय की एसोसिएशन है उसने बल्क चाय पर की दरामद पर टैक्स आयद कर दिया गया, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का जो है इजहार किया और ये कहा है कि जो सबसे बड़ा मसला है वो चाय की बल्क इंपोर्ट पर MRP आयद होना है, क्योंकि अभी हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले दिनों भी चाय की जो पत्ती है उसकी कीमतों में इजाफा देखा गया था और उसमें भी ये बताया गया था कि इंपोर्ट की जा रही है, डॉलर जो रेट है उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान जिन ममालिक से चाय इंपोर्ट करता है उन ममालिक के साथ फ्री ट्रेड मुआहदा करना होगा ताकि जो चाय की कीमत है उसमें इस्तेहकाम आ सके और चाय की कीमतों को कम किया जा सके। तो चाय तो कराची वाले बहुत ही पीते हैं और सुबह सुबह तो आप देखेंगे मेरा भी जो है ना वो आगाज़ नहीं होता चाय के बगैर। चाय के साथ साथ नाश्ते की भी बात याद आ जाती है, तो जाहिद निहारी की अगर बात की जाए तो वो खासी ज़्यादा मकबूल है और हम ये देखते हैं कि जो जाहिद निहारी का शुमार है वो दुनिया के अच्छे और बेहतरीन जायकेदार रेस्टोरेंट्स में जो 100 रेस्टोरेंट्स आते हैं उसमें शामिल हो गया। तो कराची के लिए और पाकिस्तानियों के लिए यकीनन एक वो है प्राउड मोमेंट है, क्योंकि एक अच्छा टेस्ट डेवलप किया हुआ है इन्होंने और साल से बरसा बरस से जाहिद निहारी का कराची में, पाकिस्तान भर में तो नाम था लेकिन अब ये दुनिया भर में पहुंच गया और मकबूलियत हासिल कर रही है। ये जो है ना एक ऑनलाइन फूड पोर्टल है जिसकी तरफ से ये एक फहरिस्त शेयर की गई है जिसमें जाहिद निहारी को 89वें नंबर पर रखा गया है। तो अच्छा है यार, पाकिस्तान का ये पहला वाहिद रेस्टोरेंट है जिसको ये इतनी मकबूलियत मिली है और अपने जायके की बुनियाद पर मिली है। तो ये सारी खबरें और बातें भी होंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें भी हमने आपसे शेयर की, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। हमारे जो सीनियर बिजनेस रिपोर्टर हैं, सीनियर बिजनेस डेस्क हेड हैं, अशरफ खान साहब आज आ गए हैं। वेलकम टू द शो अशरफ साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ये कब आएगा, ये कब हटेंगे ये पत्थर यहाँ से? भाई इंशाल्लाह जल्दी ऑर्डर हो गया है, आपकी फरमाइश के मुताबिक आ जाएंगे। अल्लाह करे आ जाएं, फिर ताकि इसको भी कट करके दिखाएं कि हमारे पास भी ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हैं। अशरफ साहब घूम फिर के आ गए छुट्टियां मना के। बहरहाल हुआ ये है अशरफ भाई आपके पीछे कि जो चाय है उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है और अब ये लगता है कि सुबह जो एक कप चाय पी रहे होते हैं वो भी मुश्किल हो जाएगा आवाम के लिए, क्योंकि कल जो हमने खबर देखी उसमें दालें महंगी हुई 20 और 40 रुपये। उसके अलावा जो टी एसोसिएशन है उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जो दरामदाद है उस पर टैक्स आयद हो रहा है। चाय जिन ममालिक से मंगाई जाती है उससे हमें इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा जो है वो महंगी पड़ रही है, तो उसमें इजाफा जो है वो रोका जाए और ये मुआहदे किए जाएँ कि फ़्री ट्रेड किया जाए ताकि जो चाय की कीमतें हैं उसको मुनासिब रेट पर दिया जा सके आवाम को। देखें अब चाय जो है जो बोलते हैं कि आम लग्जरी में नहीं है, लेकिन आप देखें अमूमी तौर पर गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हर कोई जो है चाय ज़रूरी है। अगर आप चाय के होटल पे देखें तो रश लगा रहता है। अब चाय की कीमत अगर आप देखें रमशम जो 30 रुपये 40 रुपये की कप पीते थे वो 70 रुपये की एक है। यानी कि अगर दोस्त यार भी हम लोग ऑफिस में भी अगर जाते हैं तो आप यकीन करें कि 5 लोगों के ऊपर अच्छी खासी बड़े मतलब कि पहले अमेरिकन सिस्टम याद होगा वो भी नहीं कर सकते क्योंकि अब वो बहुत महंगा पड़ता है। अगर चाय के होटल में बैठ जाओ कुछ 5 रुपये का पत्ता ख़त्म 3-4 आदमी में। अब सिचुएशन ये है कि जो इस टी एसोसिएशन का मैंने इनके चेयरमैन के साथ किया था, मैंने सवाल उठाया इनसे कि चाय कब सस्ती होगी। तो इन्होंने कहा कि पहले तो मैंने कहा आपने मुतालबा किया था स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो, वो भी हो गया। जो स्मगलिंग हो रही थी चाय तो ये थी, आप हैरान होंगी, अफगानिस्तान चाय जो अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू जो जा रही थी 4.5 करोड़ आबादी अफगानिस्तान की और आबादी से 3 गुना चाय आ रही थी। हालांकि अफगानिस्तान में चाय नहीं पीते, कावा पीते हैं। तो आप इसकी जांच करनी चाहिए कि क्यों आ रही थी, कौन लोग मंगा रहे थे, कौन कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहे थे। क्योंकि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे जो चाय आ रही थी यानी स्मगल हो रही थी वो वहाँ नहीं जाती थी, वो यहीं आ जाती थी। उस पर टैक्स और ड्यूटी नहीं लगती थी क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगी, वो कहाँ लगेगी जब अफगानिस्तान में इंटर होगी तो वहाँ की गवर्नमेंट अपने हिसाब से उस पर टैक्स और ड्यूटी लेगी। पाकिस्तान में तो उतर ही नहीं रही थी। अब वो जब आ रही थी तो यहाँ नुकसान क्या पहुँचा रही थी, जो ये गलत काम कर रहे थे। तो एक तो वो जो लीगल काम करते हैं चाय इंपोर्ट करके और चाय को जो मतलब अलग अलग जायके वगैरह जो देते हैं उसको, वो उनको नुकसान दे रहे थे क्योंकि वो अगर एग्जाम्पल लेते हैं वो 1000 रुपये की चाय मार्केट में बेच रहे हैं तो ये 2000 रुपये की है, तो 50% का फ़र्क था। अब उसके साथ ये भी क्रैकडाउन हो गया। अब क्रैकडाउन के साथ जब ये लोकल वाली, क्योंकि अब स्मगलिंग बंद हो गई तो इम्पोर्ट बढ़ी तो उसका दूसरा नुकसान ये हुआ कि जब इंपोर्ट बढ़ी तो MPR होता है कि यानी मटेरियल एट रेट, यानी कि आप बड़ी तादाद में जो बल्क में अगर आप चाय इंपोर्ट कर रहे हैं तो एट पोर्ट के ऊपर ही वो सेल टैक्स ले रहे हैं।
अमूमी तौर पे देखा जाए जो चाय की अलग अलग पैकेट होते हैं, आपने देखा होगा साशे भी बनते हैं, छोटे छोटे पैकेट बनते हैं, तो उनका ये मुतालबा है कि अगर हम बल्क में चाय मंगा के मतलब चाय की पत्ती वो जो पत्ते उन पर प्रोसेस करते हैं, तो जब हम रिटेल सतह पे आएँ तो वहाँ पे लेनी चाहिए टैक्स, क्योंकि हम जब बल्क में मंगाते हैं हम हमसे भी ले लेते हैं, फिर रिटेल सतह से लेते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं आप इसको वो करें, तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाती है। तो पहला जो मुतालबा किया है कि बल्क पे जो चाय इंपोर्ट हो रही है उसको रिटेल पे कन्वर्ट कर दिया जाए। फिर दूसरा अगर हम देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन्होंने मुतालबा किया है कि जिन ममालिक से हम चाय मंगाते, जैसे कीनिया हो गया, तो पाकिस्तान कीनिया से चाय बहुत मंगाता है, तो कहा कि वो अपनी प्राइस, जैसे मैं और आप हैं, आप कीनिया में, मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं आपसे डील कर रहा हूँ, तो आप अपने मर्जी से वो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि FTA करे। FTA से क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा मईशत को कि अगर हम आपसे चाय ले रहे हैं, हम आपको चावल दे देंगे, हम आपको ऑरेंज दे देंगे, हम आपको सब्जियां दे देंगे, क्योंकि कीनिया में सब चीज़ें तो नहीं होती है ना। अब जो उनके पास डिमांड है उनकी, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में करेंगे कि हम आपसे अगर चाय ले रहे हैं तो चाय के बदले हम ये चीज़ें दे देंगे। तो उससे ये होगा हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी बिकेगी, या हमारी प्रोडक्ट की भी एक्सपोर्ट होगी और उनकी भी एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये दोनों जो है, अब जैसे मैंने मंगाई चाय $1 अरब की, अब मैंने यहाँ कीनू मैंने के प्याज दे दिया, मैंने टमाटर दे दिया, मैंने दूसरी चीज़ें दे दी, तो उसके बराबर हमारे पैसे भी नहीं जाएंगे। मतलब जैसे मुसलमानों में और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बाटर ट्रेड करें, कुछ लोग कुछ दो, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि पैसों की मुंतकली नहीं होती है, आपने उसके बदल किया तो बाटर ट्रेड कुछ लोग पैसों का सिस्टम नहीं था तभी भी ऐसे ही होता यही होता था। तो अच्छा, दाल के प्राइसेस में भी जो ना वो कल इजाफा हो गया है, इसका क्या मसला है? क्यों दालों की कीमतों में इजाफा हो रहा है? और अभी ये भी कहा जा रहा है कि दालों की कीमतों में 150 रुपये का इम्कान है, जाहिर किया जा रहा है, तमाम जो दालें वो महंगी हो गई हैं। जी, इसकी भी बुनियादी वजह रमशा ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो बहुत तेज़ी से गिरावट हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान, आप हैरान होंगी, एक वक्त था पाकिस्तान अपनी दालें प्रोसेस करके अपनी दालें करके वो इस्तेमाल करता बिल्कुल था। ऐसे ही। लेकिन जब डिमांड बढ़ी तो हमने तमाम ताजरों और जो ये सारे सरमायाकार हैं, इन्होंने क्या ईजी एक्सेस, चीनी है, हमें 82 शुगर मिल रहे हैं, हमने चीनी भी इंपोर्ट की है। हमारे पास अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम है कि हमारे सरप्लस गंदम होती है, हमने गंदम भी इंपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से एट दी एंड हम आ गए कि अब दालें भी हम टोटल दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो खाएगा ज़राई मुल्क है फिर, जब आप किसी तरह का भी आपका फोकस नहीं है। देखें, वो तो ज़री मुल्क तो हैं हम, लेकिन जो ये लोग बैठे हुए हैं ना, ये लोग अपने फ़ायदे के लिए इंपोर्ट करते हैं, वो सस्ती मिलती है, अपनी मर्ज़ी की प्राइस से बेचते हैं। अब ये दालों का अगर देखें तो दालें होलसेल पे तो बढ़ रही है, क्योंकि जो इम्पोर्टर है वो भी फ़ायदा उठा रहा है। अब मैं और आप लेते हैं, मैं घर के लिए सब कुछ प्रोसेस चीज़ें लेता हूँ जाके, तो आप देखें कितने लोग इसके पीछे मुनाफाखोर हैं। पहला तो एक इम्पोर्टर आ गया, फिर आ गया आपका होलसेलर आ गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, फिर रिटेलर आ गया। अब मैं इन सब का मुनाफा दे के, अब वो 100 रुपये की दाल है और इन 4 लोगों के पैसे डालने तो 40 रुपये आ गए। 140 रुपये की दाल ले रहा हूँ, तो मेरे ऊपर तो महंगाई का बोझ आ गया। ऐसा ही है। और ये दुनिया में आप यकीन करें कि दुनिया में है, हम अपने रीजनल, हम अमेरिका की बात नहीं करते, हम कनाडा की बात नहीं करते, हम करते हैं रीजनल ममालिक में। हमारे बराबर में ईरान चले जाएँ, आप अफगानिस्तान चले जाएँ, आप इंडिया चले जाएँ, जो हमारे बॉर्डर लिंक लग रहे हैं, चाइना चले जाएँ, वहाँ है सिस्टम के पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है मादर। तो उसमें क्या होता है कि आप कोई चीज़ भी खरीदते हैं ना, सेल रसीद बनती है, तो वो दुकान भी रजिस्टर्ड होती है, वो सेल भी रसीद होती है। अब आपने कोई चीज़ ली ना, कोई चीज़ भी, तो कोई दुकानदार अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे नहीं बेचेगा। ये पाकिस्तान में अभी शुरू हुआ है। अब सोचें, इंडिया ले लें, ईरान ले लें, शुरू से हमारे यहाँ अब आए हैं, और वो जब कराने जा रहे हैं तो रिटेलर से, दुकानदार ये सब लड़ाई कर रहे हैं। जो भी काम में प्लान नहीं कर रहे चीज़ों को, ना ऑन बोर्ड है लोग, वही वाला मसला है हमेशा। अब ये वाली अगर आप पूछें, आप जैसे सवाल उठा रही हैं, आप खातून हैं, आप घर में, आपको पता है दालें वगैरह ये सब बच्चों को खिलाने के लिए कितनी ताकतवर होती हैं। अब 40 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये आप 1 किलो महंगी करें, क्यों भाई? नया साल शुरू हुआ है और आप इसका इम्पैक्ट देखें। ये बास्केट होती है महंगाई का, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके अंदर हर चीज़ों का अपनी अपनी बास्केट होती है। अब दालें महंगी होगी तो आप क्या समझती हैं आगे चल के महंगाई कम होगी, बढ़ेगी? कम कहाँ होती है, एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। तो चीनी आपकी क्रैशिंग है, गन्ना अभी क्रैश हो रहा है, तो चीनी की प्राइस कम होनी चाहिए, फिर बढ़ा दी उन्होंने। मतलब आप कोई चीज़ भी लें तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना निज़ाम, जो आपका कमोडिटीज़ का है, उसको ठीक करना होगा। और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ, जैसे आपने अभी क्रैकडाउन देखा तो डॉलर कंट्रोल में आ गया, ये जो मनमानी कीमतें होती थी वो कंट्रोल में आ गई। तो इन लोगों के खिलाफ ऐसा क्रैकडाउन होना चाहिए
कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। मैं तो कहता हूँ इनको जेल में डाल दें। असल में बात ये कि चीज़ों को ना सीरियस नहीं लेते। अब ये 20-40 रुपए शायद हमारे अरबाब इक़्तिदार पे जो है ना वो तो भारी नहीं पड़ते, उन्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि फ़ी किलो दाल की कीमत क्या है, कितने में दाल, और दाल पता नहीं खाते भी हैं कि नहीं खाते, मसला है। तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आम आदमी की जेबों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहरहाल एक अच्छी खबर आई, और खाने पीने की चूँकि बातें हो रही हैं, तो जो कराची में जायद निहारी, कभी गए आप? लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता है ना, तो इसीलिए खड़े होना पड़ता है क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत बेहतरीन है। अगर पाकिस्तान में आपको बेस्ट निहारी चाहिए तो मेरे ख्याल से वो जायद निहारी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हुआ ये है कि 100 जो तकरीबन दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं उसमें जायद निहारी का नाम आया है, और ये फूड पोर्टल है जिसने कहा है, तो ये पाकिस्तान का वाहिद रेस्टोरेंट है जो कि आया है। और मुझे तो अच्छा लगा है ये खबर भी मिला है हमें। मतलब ये देखें जो चलें कहीं तो हमें रिकग्निशन अच्छी मिल रही है। हाँ, जैसे मैं दोस्तों में बैठते हैं हम लोग, आप भी बैठते हैं, कहते हैं लाहौर में खाना बहुत अच्छा, पाए वगैरह ये सब, वो लोग वहाँ जाएँ तो वहाँ पे भी कुछ नाम हो जाए। लेकिन कराची में जाहिद निहारी का ऐसा नाम है कि जो हम लोग कब से मतलब के खाना चाहते हैं और वहाँ जाएँ तो आप यकीन करें कि लाइन लगानी पड़ती है। यानी कि आप कोई खाना खा रहा होता है ना, अजीब सा लगता है, खाने टेबल में बैठ के खा रहा है तो उसके पीछे खड़े हुए, तो खा के ख़त्म होता है, हम उठ के बैठे, तो वो उठे हम बैठे। तो ये सिचुएशन है कि वो लोग इतना पसंद करते हैं। और ख़ास तौर से एक दूसरी बात ये भी है, प्राइस बहुत अच्छी है। अगर दूसरा खाना खाने जाएं, मैं बताऊं, मैं और मेरे दोस्त तो उसको बहुत निहारी पसंद है, तो जो निहारी 2 लोगों के लिए आती है उसकी प्राइस अगर आप देखें तो जो सिंगल भी आती है इतनी खासी क्वांटिटी होती है 2 बंदे खा सकते हैं। अब एक आम आदमी का भी देखें तो वो भी जाता है, तो कोई जाके जो महंगी चीज़ें अगर आप जाएँ, अभी मतलब बारबेक्यू खाएँ इतनी महंगी हो गई हैं कि हर आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। ऐसा ही है। तो ये ऐसी होती है कि इसकी रोटी भी अगर लें और वो भी लें तो 2 बंदे आराम से। असल में जो है ना निहारी का मज़ा जो है वो वहाँ पर बैठ के ही खाने में आता है, घर लाके तो नहीं आता। हाँ बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात ये है कि चलें हमारा जो नाम है वो हो रहा है दुनिया भर में और इसको इतनी मकबूलियत मिली। हम तो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे, क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं हमारे यहाँ और उसमें इसने अपनी जगह, वेरी नाइस। एक और चीज़ ये है आज की ख़बर में कि इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी लेडीज़ वैक्सीनेटर्स को। अब जो घर घर जाके ख़वातीन वैक्सीन्स करती हैं उनको इलेक्ट्रिक बाइक देने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये WHO और जो महकमा सिंध है हमारा, उसकी तरफ से मिलकर ये कोलैबोरेशन में दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप इसको अशरफ साहब? ख़वातीन के लिए वैसे भी बड़ी प्रॉब्लम है कम्यूट का। जी, अब इस फैसले पे क्या गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है, मगर ये है कि जो प्रोसेस वैसे ही अगर आप आते हैं तो मेरे घर की तरफ भी वो आई बच्चों को लगाने के लिए, उनके साथ पुलिस सिक्योरिटी वगैरह ये भी होती है। उनको मुश्किलात होती हैं क्योंकि हमारी जो मुल्क भर में अगर हम देखें लोगों का जो रुझान, ख़ासतौर क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सिलसिला हुआ था। जब पहले बताऊं कि ना, पहले आते थे मर्दों के साथ तो ख़वातीन घर पे होती हैं, हम लोग तो ऑफिस में होते हैं तो नहीं लगवाती थी। फिर इन्होंने क्या, महकमा सेहत ने ये दिया कि ख़वातीन को भेजें क्योंकि वो उनके साथ उनकी बातें सुन लेती हैं। फिर वो खातून अगर घर पे जाती हैं तो बच्चे को लगाने के ड्रॉप देने होते हैं। अब मगर ये देखा जाए कि अगर ये इनको दे रहे हैं तो पहले तो वो जो होंगी वो चलाना आता हो नहीं हो, क्योंकि एक प्रोसेस करना चाहिए तो देंगे, ये तो बोलने से नहीं हो, मतलब एक प्रोसेस करना चाहिए कि उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्योंकि बाइक ख़ास तौर से मैं पूरे मुल्क की भी बात करूँ, लाहौर में या कराची में, तो कराची में बाइक चलाना आसान नहीं। इवन कि मैं भी चलाते हुए डरूँगा। मैं कराची में घूमूँ तो इतनी गुंजान मतलब आबादी है और इतनी ट्रांसपोर्ट रोड पे होती है कि ऐसा लगता है कि मुझे ही आके मार देगा। तो इसके लिए इनको पूरा प्रॉपर स्केल पे ट्रेनिंग भी दें साथ में। इनको बाइक चलाना सिखाएं, क्योंकि इजी नहीं है खातून के लिए बाइक चलाना। हमारे यहाँ मतलब अगर हिम्मत करें, आपको भी मैं बाइक दूं तो फ़ौरन से आप नहीं चलाएंगे और इट विल टेक टाइम। तो उनको पूरा प्रोसेस दें, उनके लिए खातून ट्रेनिंग रखें, ट्रेनर जो है उनको सिखाए कि क्योंकि अब इसमें मैं बताऊं कि हमारे हैं जो मोटरसाइकिलों के जो होलसेल मार्केट में जो हैं उसमें एक और एजाज़ भी है। उसने जो है चाइना के साथ कोलैबोरेशन करके ऑटोमेटिक मोटरसाइकिल वो कहते हैं, बेसिकली उसके अंदर गियर नहीं है, ठीक है, और वो तो आप चलाएं ना तो मतलब वो क्लच है, हाँ, आप रेस देते जाएं और चलती जाएगी वो। अच्छा। तो उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक बाइक में भी यही सिस्टम है कि आप सिर्फ रेस देंगे, ना इंजन है ना कुछ है, इलेक्ट्रिक उसका इंजन होगा, बैटरी होगी, चार्ज करें आप चलें, सिर्फ रेस देते जाएँ और स्लो स्पीड है फास्ट स्पीड है। तो इसके लिए उनको भी सिखाना पड़ेगा क्योंकि उसको थोड़ा सा आम बाइक की तरह नहीं चलती है, वो थोड़ा सा समझ के कि क्या है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक बाइक भी अगर दे रहे हैं तो उनको पूरी ट्रेनिंग देनी होगी, कैसे चार्जिंग करनी है, कैसे चलाना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ आपको बताएं कि जो हमारा माशरा है बहुत जल्दी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है। अब वो अगर देखें बड़ी तादाद में कराची में 7 अजला हैं, अब 7 अजला में उनको एक
एरिया दिए जाते हैं, आप सोचें कितने घर हैं उन घर में जो महकमा सेहत की जाने तो जाते हैं। मैं तो सिर्फ कराची बात कर रहा हूँ, तो पूरे मुल्क भर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पूरे सिंध की भी बात करें जी, तो सिंध में भी जाके गांव देहात में तो मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल होगा उनको देना, क्योंकि गांव हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाय द टाइम अगर आप आगाज़ करें और प्रोसेस करें तो ये हो जाता है कि ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हिम्मत है। और फिर ये कि हमारी इन चीज़ों को आसानी की तरफ लेके जाना पड़ेगा हमें। अगर आप ये देखें ना कि हमारे इलाके हैं, दूर दूर के रास्ते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना साउंड नहीं है, तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है कम से कम आप ये होना बाय द टाइम स्टार्ट करें। आप बड़े शहरों से शुरू करें, फिर देन छोटे शहरों में। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ स्टॉक मार्केट में इस वक्त तेज़ी देखी जा रही है अशरफ साहब, और जो 100 इंडेक्स है उसमें तकरीबन 42 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 64,981 की सतह पर इस वक्त पहुँच गया है। तो ये जो स्टॉक मार्केट है, पिछले दिनों तो खासी मंदी देखी जा रही थी, लेकिन अभी हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि बेहतर सूरत हाल थी, और अभी भी स्टॉक मार्केट की सिचुएशन बेहतर होती नज़र आ रही है। किस वजह से हो रहा है? क्या इलेक्शंस का इम्पैक्ट है या जो है वो सस्टेनेबिलिटी आ गई? क्या इशू है? देखिए 3-4 चीज़ें हैं इसमें। मैं देखूं कि IMF का अगर देख रहे हैं तो IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया था। अब 11 जनवरी को जो है उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास में पाकिस्तान को जो है $70 करोड़ की मंजूरी देने की उम्मीद है। ये मिल जाएगा तो उसको पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। साथ ही इलेक्शन का जो प्रोसेस है तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, स्क्रूटनी वगैरह ये सब हो रही है, तो वो सब भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के जो अभी आला अदलिया में जो केस चल रहा है, ओपन हियरिंग जो TV पे भी आ रही है, तो उसमें जो है जो आपकी थी कि मुद्दत कितनी होनी चाहिए, कि जैसे किसी को अगर आपने निकाला या किसी को सज़ा हुई तो 5 साल की मुद्दत नहीं किया, आपको गैर मुइना मुद्दत के लिए नाअहल होगा, तो उसके ऊपर भी मार्केट बहुत फोकस करे कि अगर ये 5 साल होता है तो बहुत सारी चीज़ चेंज होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं फिर इलेक्शन में आ सकेंगे, क्योंकि वो नाअहल किया गया था ताहयात, और अगर ये 5 साल पे होता है तो उसको भी मार्केट फोकस कर रही है कि अगर ये होती तो मार्केट में एक गैदर न्यूज़ आएगी। और सबसे इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मार्केट देख रही है IMF का, IMF के साथ स्टाफ लेवल जो मुआहिदा था, तो पूरी यहाँ पाकिस्तान की टीम ने उससे वो डील कर ली थी। अब वो वहाँ चली गई, उसने सारा बताया, पाकिस्तान ने यही इकदाम उठा लिए। 11 जनवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसला करेगा, $70 करोड़ की ट्रांच हमें मिल जाएगी। उससे ये होगा कि दीगर ममालिक भी मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ देखें कि मज़ीद इस बीच में जो है दीगर जो मल्टी नेशनल हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ वादे किए थे, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने भी पैसे दिए, और 2 हफ्तों में बताऊं मैं आपको $1 अरब 32 करोड़ पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। अच्छा। और ज़र मुबादल के ज़खायर जो हैं मतलब समझ लें $1 अरब 32 करोड़ बढ़ चुके हैं। माली मुश्किलात भी थी, हमें अदायगी भी करनी थी, जैसे लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान को जो नहीं पूरा कर पाएगा, लेकिन जो आर्मी चीफ हैं जो इकदाम उठा रहे हैं, अमेरिका भी गए, बाकी जो चीज़ें की, क्योंकि पाकिस्तान ने मुश्किल फ़ैसले किए हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी नज़र आ रहा है, बिजली के बिल में नज़र आ रहा है, गैस के बिल में नज़र आ रहा है। गैस के बिल देखें ना कि इंडस्ट्री लें वो लें, सब ने बर्दाश्त करके, क्योंकि हुकूमत ने जो फैसला किया पाकिस्तान के लिए किया है, तो गैस का बिल भी जो डबल हो गया है। बिजली का बिल देखें 1 साल में डबल हो गया है, जो बिल जिसका 4,000 आता था वो 8,000 आ रहा है। नहीं, लेकिन रिवर्स प्रोसेस भी होना चाहिए। चले मुश्किल हालात हैं, निकल जाएंगे, और अल्लाह ताला इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी बेहतर कर दे, हो भी जाए भी। स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई उसमें भी जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं उनमें 86 करोड़ 40 लाख डॉलर्स का नुमाया इजाफा हुआ है, और जो रिजर्व हैं उसके ज़खायर में $8 अरब से भी तजावुज़ कर गए। तो अच्छा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वही जैसे कि स्टेट बैंक ने भी जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी करता है हर 2 माह बाद, जी, तो उसमें भी यही कह रहे थे कि हमारे जो ज़र मुबादले के ज़खायर जो है मेजर फोकस है, पाकिस्तान को जो अदायगी करनी है वो बढ़ानी है। तो वही मैं आपको जैसे कि बता रहा था, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है $1 अरब 32 करोड़ 2 हफ्तों में आया। तो ये बड़ी बात है कि IMF के फंड्स आने से पहले ये आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास भरोसा हो रहा है कि पाकिस्तान ने इकदाम किए हैं। स्टॉक मार्केट उसकी रैली दिखा रही है। बाकी जो चीज़ें एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो दिसंबर में एक्सपोर्ट बढ़ी है, $2 अरब 80 करोड़ हमने 18 माह बाद अचीव किया है। मतलब पाकिस्तान की मसनूआत बाहर जो जा रही थी 2 अरब 80 करोड़, ये सारी जो है मुस्बत साइन नज़र आ रहा है। और मुझे उम्मीद है साल 2024 मुल्क की मईशत जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, और वो इंशाल्लाह जो है हमारी जो फिर से ग्रोथ जो नेगेटिव चली गई थी वो अब बूम पे आ गया। लेकिन हमने जो मुश्किल फैसले जो मैंने फिर कहा कि मुश्किल फैसले वो कर लिए, उसका नज़र आ रहा है इम्पैक्ट कि फॉरेन रिजर्व भी बढ़ रहे हैं और ये सब हो रहा है। बस मैं तो ये दुआ करूंगी कि ये जो मुश्किल फैसले हो गए वो ठीक है, अवाम ने भी बर्दाश्त कर लिया, बिजनेस कम्युनिटी भी नहीं कर लिया, लेकिन अब जब नई हुकूमत आए तो किसी तौर से आवाम को रिलीफ मिले और इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती नजर आए। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ मज़ीद खबरों के साथ।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10 और अब हमारे साथ हमारे सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर आजिज जमाली साहब भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो आजिज जमाली साहब। कॉजवे के जो हालात हैं वो कब बेहतर होंगे? आजिज साहब आ रहे थे लेकिन जो है वो कॉजवे पे हम देख रहे होते हैं कि सड़क की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। कराची कितने ज़्यादा जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट मांग रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस के हवाले से। आजिज साहब इलेक्शन पे भी बात करूंगी, अभी लेकिन जैसे पहले मैं ये आ होना रहा था ज़रूरी है। तो रास्ते में ही आपने याद दिला दिया कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, हमें रुकना पड़ा। मजमूई तौर पे बड़ा बुरा हाल है सड़कों का पूरे कराची की। सिर्फ एक काजवे की बात नहीं है, काजवे के अलावा भी आप जहाँ भी जाएं, सिवाय एक दो बड़ी शायराओं को छोड़कर बाकी जो भी इंटरनल रास्ते हैं शहर को कनेक्ट करने वाले मुख्तलिफ इलाकों को एक दूसरे से, आप गुलशन इकबाल में चले जाएं, नार्थ नाज़माबाद में चले जाएं, नाज़माबाद में चले जाएं, आप इवन सदर जो एक ज़माने में सदर जो कंसेप्ट है अंग्रेज़ों के दौर का वो ये है कि जिस शहर का मरकज़, वहाँ आप चले जाएं, जहाँ भी जाएंगे सड़कों का हाल बहुत बुरा है, जिस वजह से डेवलपमेंट हो नहीं पा रही। कुछ रीज़न्स हैं, कहीं तो तामीराती काम हो रहा है, कहीं सड़कें खुदाई चल रही है, कहीं जो है पाइपलाइंस बिछाए जा रहे हैं, कहीं सड़क बन रही है, कहीं जो है BRT रेड लाइन का मंसूबा है। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ असबाब हैं, लेकिन सूरत हाल बड़ी ख़राब है। बिल्कुल ऐसे उम्मीद करते हैं कि ये सूरत हाल भी बेहतर हो। बहरहाल खबर अगली ये भी है कि आम इंतखाबात में जो हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार हैं उनकी जो स्क्रूटनी का मामला है वो इस वक्त जो है वो उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। अब तक कितने लोग हैं जिनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिले हैं, इस बारे में भी जानते हैं। अशरफ साहब, किन किन लोगों को ये सर्टिफिकेट मिल गए हैं? तकरीबन 28,000 जो उम्मीदवार हैं जो कि नॉन फाइलर्स भी निकले। जी, इसमें ये जो बताऊं कि टोटल जो इलेक्शन में मुल्क भर से इंतखाबात में जो हैं कौमी और सूबाई असम्बली में 28,000 से ज़ायद जो हैं उनकी कागज नामजदगी की जांच पड़ताल FBR में की गई है। और इसमें बताऊं कि 28,000 में से 8,300 से ज़ायद उम्मीदवार नॉन फाइलर निकले हैं। सही, ठीक है, यानी इनकम टैक्स फाइल उन्होंने जमा नहीं कराया था साल 2023 का। और इसमें से 4,700 के करीब जो है उम्मीदवार FBR में रजिस्टर्ड ही नहीं है। बताएं ज़रा। ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स गोशवारे उन्होंने ज़िंदगी में कभी जमा नहीं करा है। अब वही जैसे मैं बता रहा हूँ कि टैक्स रजिस्टर्ड में नहीं। अब टोटल देखें जो स्क्रूटनी का FBR ने अमल किया तो उनके पास सिस्टम है, IRAS कहलाता है, इंडियन रेवेन्यू का। उसमें अगर आप जाते हैं, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है, मैं उसमें अपना डाटा मतलब सिर्फ शनाख्ती कार्ड डालेंगे उनके पास ऑफिसर और इंटर करेंगे, उनका डिटेल आ जाएगी कब से फाइलर है कब से नॉन फाइलर है। अब इसमें जो स्क्रूटनी में देखें, जो मैं बताऊँ कि अभी जो कल हमने ये जो खबर दी है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। साजिद शिंजुरानी जो 60,000 रुपये की टैक्स अदम अदायगी थी आजिज़ भाई, तो उन्होंने वो जमा करा दिया, उनको भी क्लियर कर दिया गया है। साथ ही यहाँ बताएं आसिफ जरदारी हो गए, बिलावल भुट्टो साहब हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, उन्होंने 2023 के टैक्स गोशवारे जमा कराए, इनकम टैक्स गोशवारे जो पिछले साल के हमें जमा कराने थे। और उसके साथ साथ देखिए नॉन फाइलर उम्मीदवारों का डाटा जो फील्ड दफातर में भेज दिया गया है, यानी कि जो मैंने आपको टोटल बताया 4,700 जो हैं उन्होंने टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराए। और इसके साथ साथ जो इसकी जो इम्पैक्ट है हम देखें, इसमें फाइलर हैं और नॉन फाइलर। अब जैसे मैं हूँ, मैं ATL में आता हूँ। ATL क्या होता है? रमशा के एक्टिव टैक्स लिस्ट हर साल जो है इनकम टैक्स गोशवारे में जमा कराता हूँ, तो ATL में मेरा नाम आ जाता है। आप जाके मेरा नाम डालेंगे तो अशरफ खान जैसे बहुत सारे लोग आएंगे आगे, फिर मैं शनाख्ती कार्ड से उसको सर्च करता हूँ। उसी तरीके से एक होता है कि नॉन फाइलर, अब उसे नॉन फाइलर कोई गुनाह नहीं है, कोई मुश्किल हो गई होगी उसी जमाने तो वो जमा करा दे, तो 1,000 रुपये की फ़ीस है अभी, वो देगा तो फाइलर बन जाएगा। अच्छा, लेकिन ये जो इसमें जो बड़ी तादाद है वो रजिस्टर्ड ही नहीं, 4,700 लोग तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। उन्होंने गोशवारी जो जमा कराया मतलब जाके कि मैं इलेक्शन लड़ना है, 4,700 ने आज तक FBR में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ऐसे सिर्फ 4,700 तो उम्मीदवार हैं, मुल्क में कितने होंगे? जाहिर से। और फिर वो जो हम रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये लैब्स आता है, जो लोग जमा करा रहे होते हैं उनको भी फिर जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। आज साहब, अब ये जिन्होंने नहीं जमा कराया, जिनको क्लियरेंस नहीं मिलती, तो वो उनका क्या, उनको टाइम दिया जाता है कि आप वो मजीद जो गोशवारे रिटर्न्स फाइल कर दें? इलेक्शन का जो प्रोसेस है इस वक्त जो चल रहा है, जो स्क्रूटनी कंप्लीट होने के बाद 2 मराहिल 3 और भी हैं। तो अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, कागजात नामजदगी है, बहुत बड़ी तादाद तो शौकिया लोगों की है। हाँ। जो सिर्फ कागजात उनको पता है 20,000 रुपये दे के जमा करवाने हैं, सिर्फ लिस्ट में नाम आएगा, वाह वाह हम भी सियासतदान बन गए, बड़ी तादाद ऐसी होती है। हाँ। अच्छा, जब ये मुख्तलिफ मराइल से गुजरते शार्ट लिस्टिंग होती जाती है, बहुत सारे लोग कम होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, अब जैसे इसमें बहुत सारे लोग कम हो जाएंगे, स्क्रूटनी में बहुत सारे लोग कम हो गए। अच्छा, उसके बाद
फाइनल लिस्ट लगने के अभी 2 मरहले और हैं, जिसमें एक इसके बाद लिस्ट लगेगी, फिर एक दस्तबरदारी का एक वक्त आएगा, क्योंकि एक एक पार्टी के 4-4, 5-5 लोग इस वक्त कैंडिडेट हैं। सब ने भर लिए, हो सकता है कि मेरी किस्मत की पर्ची खुल जाए, मुझे टिकट मिल जाए। पार्टी सिर्फ एक बंदे को टिकट देगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ। सियासी पार्टी हर हलके पे किसी एक ही बंदे को अपना टिकट देगी। अब 12 तारीख से पहले ये टिकट्स जारी होने हैं, 12 जनवरी से पहले। 12 जनवरी को जाके ये मामला फाइनलाइज होगा और 13 जब टिकट्स मिलेंगे उसके बाद इलेक्शन कमीशन निशान अलाट करता है। यानी एक वो कैंडिडेट जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है उसको तो पार्टी का निशान अलाट होना है। जैसे पीपल्स पार्टी का है तो तीर का, नून लीग का है तो उसको शेर का निशान मिलना है, फजल रहमान का है तो उसको किताब का मिलना है। इस तरह पार्टीज़ के जो सिंबल अलाट हो चुके हैं पहले से। उसके बाद हज़ारों कैंडिडेट्स पर ऐसे बच जाते हैं जो किसी पार्टी के नहीं हैं, फिर उनको इंडिविजुअली हर किसी को अलग अलग कोई ना कोई निशान मिलता है, आज़ाद कहलाता है। अभी तो एक और जमात को बल्ले के निशान पे भी बड़े जो है ना वो बल्ले का मामला अदालतों में है। हम इसमें ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते कि एक बार अदालत ने फैसला किया, फिर अदालत ने अपना ही फैसला वापस लिया। तो अब जो PTI है वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जा रही है, लेकिन वो देखें अदालतें इनके बारे में। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल नुकसान उनको होगा अगर ये उनको कोई एक निशान नहीं मिलता। तो जो रिज़र्व्ड सीट्स होती हैं, रिज़र्व्ड सीट्स ख़वातीन और अक़लियतों की, वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होती हैं, आज़ाद कोई रिज़र्व सीट नहीं होती। तो सियासी पार्टियों का एक कोटा होता है, एक रेशो होता है, जिस बुनियाद पे उनको मखसूस नशस्तें ख़वातीन की और अक़लियतों की मिलती हैं। अगर पार्टी के पास निशान नहीं होगा, बल्ला नहीं होगा या कोई भी पार्टी सिंबल नहीं होगा तो उनको वो नहीं मिल सकेंगी। मतलब उनको पॉलिटिकली इशू क्या है कि अलॉटमेंट को निशान कोई भी नहीं दिया जाएगा, आज़ाद के ऐसे से लड़ेंगे या बल्ले के निशान पर तहफ़्फ़ुज़ात? नहीं, अगर कोई दूसरा भी निशान मिल जाता है। देखिए ना, इसमें एक बात को समझना चाहिए कि ये बल्ले का निशान क्यों वापस लिया गया। ये पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मसला था। अच्छा। कहा यह गया कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस। अगर यानी इसका मतलब है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ही तस्लीम नहीं किया जाता। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया जाता, इसका मतलब है फिर पार्टी को कोई निशान नहीं मिलेगा। सही। पार्टी को निशान नहीं मिला तो इसका मैंने जैसे बताया कि इनको फिर मखसूस नशस्तें भी नहीं मिल सकेंगी। ठीक है। यानी कोई ख़वातीन नशस्त उनको नहीं मिलेगी और अक़लियतों की कोई नशस्त उनको नहीं मिलेगी। ये उनको सियासी तौर पे बहुत बड़ा नुकसान अब ये निशानों के अलॉटमेंट के बाद क्या प्रोसेस होगा आज भाई? उसके बाद आखिरी वही है, निशान अलाट हो गई 13 जनवरी को तमाम पार्टी टिकट जारी करेगी। पार्टी टिकट उससे पहले जारी होगी। 13 जनवरी को हतमी लिस्ट लग जाएगी। उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि कौमी असम्बली के हल्का 229 में कितने उम्मीदवार हैं। 229 का नाम इसलिए कि कराची 229 से शुरू होता है। कराची में नेशनल असम्बली का जो पहला हल्का है वो NA 229 है। 229 से लेके 250 तक कराची के हल्के हैं, 22 हल्के हैं कौमी असम्बली के, 47 हल्के हैं सूबाई असम्बली के। तो अब फिर पता लगेगा हमें 13 जनवरी से कि ये मुकाबला अब किन उम्मीदवारों का है। एक चीज़ क्लियर पूछनी थी मुझे कि ना, जैसे कोई उम्मीदवार है 4 जगहों से वो खड़ा हो रहा है कि मैंने 4 जगहों से, तो अगर उसका क्या होगा? जैसे एक उम्मीदवार है 4 जगह से जो खड़ा हो रहा है, तो इलेक्शन के टाइम क्या 4 जगह पे होगा वही? हाँ, ये हमारे कानून में मौजूद है कि एक उम्मीदवार 4 जगहों से, 5 जगहों से, 10 जगहों से खड़ा हो सकता है, लेकिन इलेक्शन में जीतने के बाद उसको एक सीट रखनी होती है। बाकी सीटें छोड़नी पड़ेंगी। मतलब इसके बाद दोबारा वहाँ? हाँ जी, वहाँ फिर ज़िमनी इलेक्शन होगा। आपको याद नहीं होगा कि हाँ हुआ तो भी था पिछले 2018 के इंतखाबात। मैं बता रहा हूँ, 18 में हुआ था, हर इलेक्शन में हुआ था। यहाँ पे सवाल उठाया 70s के इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी 3 हल्कों से इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था। इस तरह मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी 2-2, 3-3 हल्कों से लड़ी हैं इलेक्शन। इससे कबल भी 18 के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी 2 हल्कों से उसने इंतखाब में हिस्सा लिया था। लियारी और लाड़काना से, लियारी से हार गए थे, लाड़काना से जीत गया था। लेकिन अगर आप 2 से जीत भी जाएं तो आप एक सीट रख सकते हैं, फिर दूसरे दोबारा इंतखाबात होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर पैसे लगाओ। लेकिन ये है कि मौका दूसरे लोगों को भी मिल जाता है। बाहर हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। आग लगने के वाक़यात मुख्तलिफ हम देख रहे हैं शहर कराची के अंदर, एक के बाद एक आग लगने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। कल भी हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर आग लगी, तीन हट्टी में आग लगी, इत्तेहाद टाउन में आग लगी, लियाकताबाद में आतिशबाजी के वाक़यात पेश आए और इसमें जो 11 फायर टेंडर्स थे उनको तलब किया गया और 1122 ने फौरी तौर पर जो है वो रिस्पॉन्ड करते हुए आग को बुझा तो दिया गया। लेकिन अब हो ये रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस में कि ये कहा गया था कि जो तमाम बिल्डिंग्स हैं सिंध के अंदर उनको चेक किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने हिदायत जारी की थी। उसके बाद कुछ बिल्डिंग्स को चेक भी किया गया। 267 इमारतें थी जिनके अंदर वो जो सिस्टम्स हैं उनको चेक किया गया और उनमें बहुत कम ऐसी थी जिनको क्लियरेंस मिली। लेकिन अब खबर आज ये है कि सिंध सेक्रेटेरिएट में जो लगाने वाले तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आग पर जो काबू पाने वाले आलात हैं वो तमाम आलात ख़राब हैं आजिज़ भाई। और जो अपनी हमारी जो सरकारी इमारतें हैं उनमें भी कोई फायर एग्जिट्स मौजूद नहीं हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं भी तो वो ख़राब हैं, उनमें जो गैस है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई अपने घर को सीधा करने की हमें ज़रूरत है। और 101 इमारतों में कहा गया कि आग बुझाने के आलात लगाए भी गए थे, 4 इमारतों में 101 आग बुझाने के आलात लगाए गए थे लेकिन नॉन फंक्शनल है। एक आपने देखा होगा कि हम जाते हैं मुख्तलिफ सरकारी दफातर में, एक रेड कलर का एक डब्बा सा सिलेंडर लगा हुआ होता है और उसकी अलामत ये है कि ये आग बुझाने के लिए है। लेकिन आप कहीं भी जाके उसको चेक करें वो कोई काम नहीं कर रहा होगा, वो अलामती तौर पे लगा हुआ है। हमें सिर्फ पता लग रहा है कि इससे आग बुझाई जाएगी, आग बुझाने के ये काम आएगा, लेकिन वो ऐसे ही लगा हुआ होता है। बस उसकी फ़ीस होती है, वो पैसे भरने होते हैं और कुछ नहीं होता। वो एक मिसाल दे के समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, हमारे देहात में जब काश्तकारी करते हैं ना किसान, तो जब फ़र्ज़ करें गंदम की काश्त है, वो जब बड़ा होता है तो फिर उसको ख़तरा होता है कि जानवर आएँ या उसमें परिंदे आके उसको चुगते हैं। वो कोई ऐसी चीज़ लगा लेते हैं कि ये परिंदों को ख़तरा हो कि यहाँ कोई खड़ा है। तो ये हमारे यहाँ जो बिल्डिंगों में जो आग बुझाने के आलात लगाए जाते हैं वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, बस वो दिखाने के लिए कि ये लगा हुआ है, यहाँ आग बुझाने का एक आलात मौजूद है। ये कहीं भी काम नहीं करते। मैं यहाँ शर्तिया कह रहा हूँ, मैं बल्कि सिंध हुकूमत को ये कह रहा हूँ, आप सिंध हुकूमत के किसी भी मुझे दफ्तर में चलें, ये लगा हुआ मिलेगा सिलेंडर रेड कलर का, लेकिन ये काम नहीं कर रहा होगा। तो ये अलमिया है हमारा आजिज़ भाई ने ये अलमिया है। एक प्रोग्राम में बैठ के ऑन रिकॉर्ड ये बात मैं कर रहा हूँ कि ये अलमिया है कि आग बुझाने के आलात लगे हुए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। आपने जो मिसाल दी सिंध सेक्रेटेरिएट की, सिंध सेक्रेटेरिएट हो या कोई भी, बल्कि बहुत सारे दफातर में आग बुझाने के आलात नहीं लगे हुए हैं। का आप ये देखें ना, नॉन सीरियस बिहेवियर ये कि आप बाकी बिल्डिंग्स तो चेक कर रहे हैं, आपकी अपनी जो सरकारी बिल्डिंग्स है उनमें क्या हालात हैं? लेकिन लाखों बिल्डिंग्स में, दूसरा सवाल मेरा यह है कि लाखों बिल्डिंग्स में से ऐसी कितनी इमारतें होंगी जहाँ पे ये आग बुझाने के आलात लगे हुए ही नहीं हैं। हाँ। बहुत सारी तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में इमारतों में आग बुझाने के आलात नहीं लगे हुए हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है। हालांकि आज जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। हम दूसरे मुल्कों की इमारत में देखें, एक बटन पे आग बुझाने का सिस्टम होता है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ये वही रेड कलर का डब्बा सिलेंडर जो है वो है आग बुझाने के लिए, बगैर बटन के। रमशा यहाँ पे बताऊँ कि बहुत इजी है। देखें, फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं हर किसी, मतलब हम की बात करें तो मेरे घर में भी नहीं होगा, मतलब जो अपार्टमेंट की बात करें घरों में बहुत महंगा नहीं है। 2 आता है, एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है और एक दूसरा होता है, एक बाल्टी होती है, उसमें मिट्टी होती है। मिट्टी क्यों होती है कि जैसे आग लगी, खुदा न खासा फ़ौरन से मिट्टी डाल के ना उसको बुझाएं। फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे रखना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। जैसे आपका इलेक्ट्रिक का जो सर्किट आ रहा है उसके बाद तो फायर एक्सटिंग्विशर में उसके फ्यूम्स होते हैं वाइट कलर जो आप मारते हैं, तो पानी से आप इलेक्ट्रिक की आग को नहीं बुझा सकते। तो ये एक प्रोसेस सबको पता होना चाहिए। अब ये बात करें तो आजिज़ भाई वो मिसाल बहुत ज़बरदस्त दी कि काश फसल पे जो करते हैं, आप यकीन करें कि जो कंसर्न्स अगर आप देखें जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ आप चले जाएँ, जैसे सिविल चले जाएँ, अब्बासी चले जाएँ, आप यकीन करें इतनी लोग होते हैं वहाँ पे अस्पताल में भी कैसे कर रहे होते हैं, वो सिगरेट पी के फेंक रहे हैं, कचरे में फेंक रहे हैं, वहाँ आग लग जाती है। लेकिन वहाँ पे भी जाके देखें इतनी बड़ी तादाद में लोग आना जाना होता है, वहाँ पे भी आपको नज़र नहीं आएगा। और जो जहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि वो जो रेड कलर की बाल्टियाँ लटकी हुई होती हैं, पहले जो हम देखते थे वो बाल्टी में होती थी मिट्टी, क्या मिट्टी, अगर पानी नहीं है तो मिट्टी से आप उसको जो कि मिट्टी उसके जो मतलब उसको ऑक्सीजन मिल रही है तभी उसका वो तेज़ी से वो हो रही है।
ऑक्सीजन रोकना होता है बेसिकली आग को वो करने के लिए। तो इनिशियल तौर पर इसको कैसे रोकना है ये हमें पता होना चाहिए, इस तक की ट्रेनिंग नहीं है। अभी हमारे ऑफिस में भी ये हुआ कि हमारा नया ऑफिस शिफ्ट हुआ तो हमारे पास भी वो रीफिल होके, क्योंकि हर साल उसका एक्सपायरी डेट होती है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, हर साल 12 महीने तक वो रहता है। उसके बाद वो जब रिफ़िल होकर आया तो वो हमारे एडमिन तो उनसे हमने, जहाँ ज़्यादा रनिंग होती है ना लोगों का आना जाना उसके आसपास, और उनको बताना भी चाहिए हाउ टू यूज़ ये फायर ड्रिल्स होना। मेरे ख्याल से कल इस पे शो रखते हैं कि जो ना वो फायर ड्रिल कैसे होता है और किस तरह से जो एक्सटिंग्विशर वैसे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कल हम दिखाएंगे अपने शो में। इसी प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था जब एक बहुत बड़े माल को आग लगी थी, आपको याद होगा, आपने डिस्कस किया था। एक कमेटी बनी थी सिंध हुकूमत की। हाँ जी बिल्कुल। हमें ये बताया गया था कि कमेटी 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश करेगी। यकीनन कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी होगी, लेकिन मुझे बताएं अब क्या हुआ। वो मामला तो किसी को याद ही नहीं है अभी। वो एक बहुत बड़े मॉल में आग लगी थी। इतने वो मॉल अब तक फंक्शनल नहीं हो पा रहा है, इंसानी जाने ज़ाया हुई थी। ये एक भयानक सूरत हाल होती है कि बहुत सारी इमारतों में निकलने का रास्ता नहीं होता। मेरे ख्याल से हंगामी तौर पे जो है ना वो इस आग लगने के वाकयात को सीरियस लेना चाहिए और इकदाम फौरी तौर पर जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं वो खुद अपने भी कुछ ज़रा रोल अदा करें और जो हुकूमत है वो भी अपना रोल अदा करे, तो मिलकर ये काम हो सकता है। कोई इतना मुश्किल और कोई इतनी महंगी चीज़ें नहीं है कि जो अफोर्डेबिलिटी का इशू है। एक और अच्छी खबर है, उसको डिस्कस किए बगैर मैं जाना नहीं चाहती शो में, अब वक्त क्योंकि कम रह गया। सिंध के महकमा सकाफत ने जो हैं छोटे घरेलू सनत वाले या घरेलू जो लोग काम कर रहे होते हैं उसके लिए किया है कि कल्चर मार्ट का जो कायम करने का फ़ैसला किया गया। उसमें ये होगा कि उसके लिए फ्री स्टॉल्स लगाए जाएंगे आजिज़ भाई। और ये जुनेद अली शाह वज़ीर सकाफ़त जो हैं उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में हमारी जो कौमी सकाफ़त है, ये दस्तकारी वगैरह, ये सिंधी कल्चर, ये हमारी पहचान है। तो अच्छा उसको एक प्रमोशन करने का मौका मिलेगा। सिंधी दस्तकार आएँ, एक जो घर में लोग ख़वातीन भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही, तो उनको प्रोजेक्शन चाहिए होती है। गाँव देहात में इतनी प्रोजेक्शन मिलती नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? मुझे तो अच्छा लगा ये कल्चर मार्ट। पॉजिटिव है, कोई भी अगर पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन ये बता दूं कि ये पहली बार नहीं हो रहा। ये महकमा सकाफत ने भी इससे पहले भी कई बार ऐसे फैसले किए हैं। महकमा सकाफत ने ऐसे हुनरमंदों के लिए कई सेंटर्स पहले भी बनाए हुए हैं सूबा सिंध में। लेकिन इसमें मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि जो बुनियादी दस्तकार है, जो हुनरमंद है, उसको उतना बड़ा फ़ायदा फिर भी नहीं होता। सिंध हुकूमत ये कर भी रही है, ये सेंटर्स भी बनाती है। कुछ प्राइवेट NGOs ने कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए हैं। यहाँ एक बड़े शॉपिंग मॉल में वैसा एक सेंटर मौजूद है जहाँ ख़वातीन या देहात में जो दस्तकारियाँ हैं वो यहाँ आके सेल करते हैं। लेकिन इसमें भी जो मिडल मैन का रोल होता है वो बड़ा अहम होता है। वो एक बंदा जाता है, वो जाके वहाँ से ख़रीद कर यहाँ आके रखता है। वो कहता है कि ख़वातीन हुनरमंदों की हैं। ख़वातीन हुनरमंद बेचारियाँ, उनको पता ही नहीं होता। एक रली बना रही होती है, एक कैप टोपी जिसको हम कहते हैं वो बना रही होती है, या और चीज़ें जो हाथ से हुनरमंद जो बनाते हैं। बुनियादी तौर पे इसमें महकमा सकाफ़त हो या सिंध का महकमा सनत हो, इसमें महकमा सकाफ़त से ज़्यादा महकमा सनत का रोल बनता है, क्योंकि ये भी एक तिजारत है, कारोबार है। तो अगर ऐसा कुछ किया जाए कि जो हुनरमंद हैं वो बराह रास्त खुद अपनी चीज़ें प्रेजेंट करें, खुद अगर आके मार्केट में सेल करें, तो ये मिडल मैन जो पैसे लेके जाता है ना वो बच जाएगा। बिल्कुल ऐसे, और इसमें कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं, क्योंकि आप लोग आइडेंटिफाई करवा भी सकते हैं और पता भी चल सकता है। अब तो ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि वो दे दें कि आप इस तरह से हिस्सा ले सकते हैं। हर हाथ में मोबाइल मौजूद है, हर शख्स वीडियो देख रहा है, एक वीडियो बना के पैगाम जारी कर दें बाहर। लेकिन अच्छे इकदाम हैं, हम उसको ज़रूर सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया, न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने मौजू की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक के वेलकम बैक इन सिटी एट 10। और अब हम आज बात करेंगे कि जो इस वक्त हम देख रहे होते हैं कि जो ख़वातीन का और हर शख्स का एक मसला होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो अपने आप को फ़िट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके लिए किन चीज़ों का जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें हम बात करते हैं कि अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ़िट रहना चाहिए, खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो अच्छा इन्वायरमेंट, साफ़ सुथरी आबो हवा, तरोताज़ा आबो हवा बहुत ज़्यादा अच्छी है और अच्छा है। उसके अलावा जो है ना वो आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका रूटीन बेसिकली क्या है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि बढ़ती हुई उम्र के साथ अपना ख्याल रखें। और जो आप ज़ाहिर है बढ़ती हुई उम्र को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ
यंग कैसे नज़र आ सकते हैं, तरोताज़ा कैसे नज़र आ सकते हैं, एक्टिव कैसे नज़र आ सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। योगी वजाहत हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है? अल्लाह का बड़ा एहसान है। लगता है आपने बढ़ती उम्र के जिक्र में एक बड़ी भी उम्र के आदमी को बुला लिया। हाँ, इसलिए क्योंकि जो है वो आप खासे एक्टिव हैं। और देखिए, मैं किसी भी चीज़ को कहती हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ों को लोगों को नहीं दिखाएंगे, उनके लिए मिसाल नहीं बनाएंगे या उन मिसालों को सामने नहीं लेकर आएंगे, तो लोगों को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन नहीं मिलती। सो यू आर हेयर फॉर द मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन कि जब ये वजाहत कर सकते हैं, सो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? हर शख्स कर सकता है, थोड़ा सा अपने आप को पुश करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले उम्र बढ़ रही है, हम ये कहते हैं 40 साल के बाद पता चलता है जो पुराने दर्द हैं वो सब निकल आते हैं, और ये भी पता लगता है कि जवानी में क्या खाया वो तो 40 के बाद पता लगेगा, है ना? तो ये कितना ज़रूरी है? अगर आप बढ़ रहे हैं, आपकी उम्र 35-40, अब आप ऊपर जा रहे हैं, तो किन चीज़ों का ख्याल रखें आप? ये तो जुमला जो है ना बड़ा यूनिक है कि ये बड़ा अजीब भी लगता है मुझे कि 40 साल के बाद दर्द होते हैं। तो इसका मतलब 40 साल से पहले दर्द लिए हैं, हाँ। फिर 40 साल के बाद वही दर्द आ रहे हैं। हाँ। तो ये ज़िंदगी तो फिर दर्द में गुजर गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इंसानी ज़िंदगी, इंसानी साख्त, अल्लाह ताला ने इस पे बड़ी यानी फ़ख्र से बयान किया कि मैंने कोई चीज़ बनाई है, बड़े फ़ख्र से कहा ये बेहतरीन बनाई है। ये कैसे मुमकिन है कि ये बेहतरीन बनाई हुई चीज़ जो है वो 40 साल में ख़राब हो जाए, कछुआ जो है वो पता नहीं 300 साल जिंदा रहे? ये समझ नहीं आती। ऐसा नहीं है। इंसान की जो तबई ज़िंदगी है, तबई ज़िंदगी अगर वो सही रहे 120 साल, उसके ऑर्गन्स की जो क्वालिटी है वो 120 साल तक ख़राब नहीं होती। इससे पहले अगर हुई है तो उसने खुद किया, सही, उसने खुद कुछ किया है 40 साल में, जो उसके 40 साल के बाद दर्द आ रहे हैं, वो दर्द उसने 40 साल के अंदर किए हैं। जो सेम और बेसिक चीज़ है, बुनियादी इकाई है, वो है इंसानी ज़िंदगी का बायोलॉजिकल क्लॉक का सही होना। आपने अपनी ज़िंदगी को कुदरत के साथ किस तरह सिंक्रोनाइज़ किया, अगर उस सिंक्रोनाइज़ किया है तो आपको ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। ऐसा ही है। अगर आप, मैं 2-3 मिसालें दे देता हूँ। ऐसे डॉक्टर, मैं क्योंकि क्लिनिक में होता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग आके कहते हैं जी हमें दिन में इतना यूरिन नहीं आता, रात में आता है। अच्छा, वो फ़ौरन आदमी जहन में जाता है कि शुगर हो गई होगी। नहीं, उसका बायोलॉजिकल क्लॉक ख़राब है। उसका बायोलॉजिकल क्लॉक रात को दिन और दिन को रात समझ रहा है। इंसानी ज़िंदगी में क्या होता है, जो रोज़मर्रा है उसमें यूरिन दिन में आना है, रात में कम आना है, ये पलट गया। दूसरा, ब्लड प्रेशर है। अगर आप 10 बजे किसी का ब्लड प्रेशर चेक करें दिन में और ब्लड प्रेशर रात में चेक करें, और दोनों में अगर फ़र्क आ रहा है कि रात वाला कम नहीं है, तो इसका मतलब उसने बायोलॉजिकल क्लॉक ख़राब की हुई है। पहले उसको बायोलॉजिकल क्लॉक सही करनी है। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हान ताला ने जो फजर में हमें सादत दी है नमाज़ पढ़ने की, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक कमाल की साइंटिफिकल बात है कि हम अंधेरे में शुरू करते हैं और जब ख़त्म करते हैं तो रोशनी हो रही होती है। यानी उसकी जो ट्रांसैक्शन है, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है टाइम की, वो कितनी कमाल की है कि आपकी बंद आंखों में जब रोशनी पड़ती है तो उस वक्त जाग रहे होते हैं आप, और आपका सारा सिस्टम शुरू होता है। तो फर्स्ट, अगर आप यूथफुलनेस पे रहना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं, तो सिंक्रोनाइज करें सूरज के साथ। ये हमारी इबादतें भी, तमाम तर इबादतें जो हैं वो उस औकात में है, पहली बात। दूसरी बात है हमारी ग़िज़ा। सही, हम जो टॉक्सिन है हमारी बॉडी में कहाँ से जाते हैं? ग़िज़ा से जाते हैं, हवा से जाते हैं, या सोच से जाते हैं? सोच को और हवा को तो खैर आप इतना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सोच को तो लेकिन कर सकते हैं। खाने को तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ना खाएं, गर्दन हिला दें, कोई चीज़ आए तो इसमें तो मसला नहीं है ना। तो पहली कोशिश ये करें कि हम जिस कदर जल्द हो सके वो एनिमल प्रोटीन से दूर रहें तो बेहतर है। ये हमारे लिए बहुत मसाइल पैदा करता है। मैं आज 63 में, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक साहब से मिल रहा था जो मुझसे 6 साल छोटे हैं, और वो बता रहे थे कि उनकी नी रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। तो मैंने कहा ये तो मेरी होनी चाहिए थी, आपकी क्यों हो रही है? आपने कोई गड़बड़ की है। तो हो सकता है उनका बॉडी का वेट उनसे ज़्यादा हो जो नी के ऊपर प्रॉब्लम दे रहा है। सो ज़रूरी है कि आप अपनी आप को सिंक्रोनाइज़ करें सूरज के साथ, फर्स्ट। सेकेंडली, आपका खाना पीना, खान पान, वो नेचुरल और सूरज के हिसाब से होना चाहिए। मसलन आप सुबह नाश्ता कर लें तो आप रात का खाना आप मगरिब के वक्त खा लेंगे, तब आप बीमार नहीं होते और आप यंग रहेंगे। क्या हम सिर्फ समझते हैं कि हम प्रोटीन जो ले रहे हैं, कोलेजन एक प्रोटीन है, हम उसको नहीं लेते, हम समझते हैं वो सिर्फ ख़वातीन के लिए ज़रूरी है यंग रहने के लिए। ऐसा नहीं है, वो जोड़ों के लिए ज़रूरी है, वो हमारे लिगमेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो जिन लोगों के जोड़ों में दर्द है, क्या वो कोलेजन का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं खुद कोलेजन का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं तो क्लिनिक में ड्रिंक के लिए देता भी हूँ।
कितना कैसे ये अलग बात है। मैं कोई यहाँ जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम जब योग में देखते हैं, जो कि मेरी शनाख्त है, तो हम योग में एक पूरी अलग साइंस देखते हैं जिसको कहते हैं कायाकल्प। जैसे आप योग सुनती होंगी तो उसमें प्राणायाम सुना होगा, ब्रीदिंग सुनी होगी, आपको माशाल्लाह खुद भी आता है, आपने किया हुआ है। लेकिन जब कायाकल्प पे आते हैं तो कायाकल्प का मतलब है जैसे सांप अपनी कचली बदलता है ना, ऐसे ही स्किन को चेंज कर देना। रिवर्स एजिंग कहते हैं इसको। कायाकल्प का मतलब है वापस जाना। ठीक। अब मैं 63 को हूँ, मैं लास्ट टाइम आपके पास आया था, मैं कहा जितने दिन बाद आऊँगा उतने दिन पीछे चला जाऊँगा। हाँ, सही। ये मेरा दावा नहीं है, ये साइंस है। सही। इसमें हम उस शख्स को लेते हैं, पंचक्रिया पूरा उसका ट्रीटमेंट होता है, डिटॉक्सिफाई किया जाता है, लिवर को साफ़ किया जाता है, उसके स्टमक को तो खैर पहले ही साफ़ करते हैं, फिर लिवर साफ़ होता है, किडनी को हम साफ़ करते हैं, तमाम चीज़ों से करते हुए फिर हम उसकी स्किन की तरफ आते हैं। और याद रखिए कोलेजन हमारी बोन में भी होता है, हमारे स्किन सबसे ज़्यादा उसको रखती है। कोलेजन बेस है। तो ये ज़रूरी है कि आप आधा घंटा कम से कम सूरज की रोशनी में जाएं। अगर हड्डियों के अमराज से बचना चाहते विटामिन डी का हैं तो सोर्स है आपको आधा घंटा खड़ा होना होगा। ये कोई नहीं है कि जी ये योगी हैं तो इसलिए बाहर चले जाते हैं या एक्सरसाइज वाले बाहर जाते हैं। ख़वातीन को भी धूप में खड़ा होना है। अगर वो ऐसी जगह खड़े हो जाएं जहाँ रोशनी है, बराह रास्त रोशनी नहीं आ रही लेकिन खिड़की के पास तो खड़ी हों। बच्चों को ले जाएं। आज भी देखिए ना, जब छोटा बच्चा होता है उसको अगर जॉइंटिस वगैरह हो जाए तो हम क्या करते थे, उसको धूप में रखते थे ना, खिड़कियों में रखते थे। वैसे भी आप धूप में रखें करें तो एक्टिवनेस बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें एक पूरी साइंस है कायाकल्प, क्योंकि मैं इस पे ही बात आपको करना चाहूँगा। कायाकल्प बेसिकली सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं। हर वो एक्सरसाइज जिसमें हम कमर को पीछे की तरफ बैंड करते हैं, हमारे लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। वो हमें एंटी एजिंग की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें बैठे बैठे क्या करना है, तो मैं आपको एक बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको रोक देता हूँ, जो कि रुकती नहीं है, बहुत आसान है। ये देखिए मेरे जो हाथ की लकीर यहाँ है और यहाँ से मैं टर्न कर रहा हूँ, इसके बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट है ना, मैंने सिर्फ इसको दबा दिया। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, ये जगह जहाँ मुझे दर्द हो, अब मेरी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो स्लो हो गई, बंद तो नहीं होगी। बायोलॉजिकल क्लॉक स्लो कर ली। क्या हुआ कि अब जो मेरे स्किन के सेल 28 दिन के बाद मर रहे थे, हो सकता है वो 30 दिन के बाद मरे, 32 दिन के बाद मरे, ठीक है। लेकिन यह मैंने स्लो करके रखी हुई और इसकी हम मश्क करते रहते हैं। अच्छा, इसको कितनी देर ऐसे करना होता है? देखिए हर इंसान का अपना उसूल है, ये तो मैं जनरल बात बता रहा हूँ। लेकिन जैसे आप होंगे तो मैं आपसे पहले आपका लाइफस्टाइल पूछूंगा, मैं आपसे ये भी पूछूंगा आप पानी कितना पीती हैं, मैं आपसे ये भी पूछूंगा आप सोते कब हैं और कितने घंटे सोती हैं, और आपके खाने के मामलात क्या हैं। उसके हिसाब से फिर मैं उसको तजिया करके आपको टाइम बताऊंगा। सही। वैसे तो जनरली ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है। सेकेंडली जो आपको करना है वो ये करना है कि फेशियल एक्सरसाइजेज हैं, जो मैं आपके सामने यहाँ बैठ के करना चाहता हूँ, तो वो बता दूँ। देखिए जब हम एजिंग में आते हैं तो 30-35 के बाद तो कोलेजन कम होना शुरू हो ही जाता है, वो तो नेचुरली कम हो जाता है ना, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। हम उमन उसका एक ख़ास डोज है जो कि हम देते हैं, और मैं एंटी एजिंग को या एज लेस को हम डेट लेस कहते हैं। डेट लेस, उसमें दिन कम करते चले जाएं, वो एक पूरा सीक्वेंस है, ड्रिंक है जो हम देते हैं। देखिए इसमें करना यह है कि अगर जैसे इस वक्त आप लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं आप ही की तरफ मुतवज्जो हो जाता हूँ। आपने अपने तमाम फेस को ना, जो पॉइंट हैं इसके मार्मा पॉइंट, उनको अगर एक्टिवेट करना है तो एक तो ये एक्सरसाइज है, इसको ऊपर की तरफ ले जाया करें आराम से, तो थोड़े थोड़े तो पॉइंट सारे एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन मैं 2 पॉइंट आपको बता देता हूँ। एक तो लाफ्टर लाइन जो है, इसके लिए आप क्या करें, अपने हाथ को यहाँ रखें और अंगूठे को यहाँ नाक के पास रखें। ये मैंने जो चिक है ना मेरी, ये बोन नोज़ पे जहाँ जाके मिल रही है, मुझे ये प्लेस मिल गया। अब मैंने इसको दबाना नहीं है, इसको मैंने हल्का हल्का ऊपर की तरफ मूव करना है, बस 1 2 3 4। ये क्या कर रहा हूँ, मैं नर्व मोटर को दोबारा रीएक्टिवेट कर रहा हूँ, जो कि लूज कम वीक हुआ, जिसकी वजह से मेरे मसल्स डाउन होना शुरू हुए। ये देखा है, ये चीज लटक जाती है जी, बहुत सारे तो लोगों ये बड़ी की, प्यारी एक्सरसाइज है। सही। दूसरी एक्सरसाइज है कि आप इसको यहाँ से पकड़ लें और इसको हल्का तो ऊपर रख के इतना मुंह खोलें कि जिससे कोई आपको या सामने बैठे हुए शख्स को अजीब सा ना लग रहा हो। लेकिन इसको यहाँ रखना है, अगर इसको बगैर खोलेंगे तो वो फिर स्किन खिंचेगी। तो ये स्किन के टाइट करने के सिंपल तरीके हैं। यहाँ पे आपने रख लिया है, इसको अगर आप नहीं कर सकते तो ऐसे कर लें, और ये भी नहीं कर सकते तो फिर अपने अंगूठे हाथ को खूब गर्म करें और गर्म करके यहाँ रख के हल्का सा इसको ऊपर कर दिया करें, बस।
एक और टेक्निक है जो चाइनीज़ करते हैं, वो बड़े मज़े की है। वो चाइनीज़ हर चीज़ में बड़े, आपने इतना सा किया और ये पूरा रेड हो गया ना, चीक्स वगैरह ये सब, इसीलिए मैंने ब्लड फ्लो पफिंग नहीं कराता। ये बल्कि ये तो और ज़्यादा हो जाएगा। हो गई, हाँ। अभी तो ये मैं तो मुझे हंसी आती है कभी कभी, कहीं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ जी ये देखें मैंने पफिंग तो नहीं कराई है। अरे मुझसे ज़्यादा ब्लश आपके इधर आ गया है। पफिंग तो मैंने नहीं कराई है, लेकिन ये आ ही जाते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा है नहीं, अगर हम ये करेंगे तो ये डैमेज भी होगा, तो इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपको ये करते रहना चाहिए। जो चीज़ मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है और जो चाइनीज़ के हवाले से कह रहा था, हमारी बहनें बेटियाँ जो माएँ हैं, ज़ाहिर बात है हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ हम बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते। तो और कुछ हमारे टूल्स हैं हमारे पास, जैसे मैं कहता हूँ अक्सर कि पुराना दुपट्टा लें, उसको लपेट लें और उसको ज़रा थोड़ा सा पहले लपेटें फिर लपेटें तो एक पट्टी सी बन जाएगी। उस पट्टी को यहाँ रखें नीचे, नीचे रखने के बाद ऊपर लेके जाएं और यहाँ लाके उसको बांध दें। जब वो बन जाए तो उस दुपट्टे के अंदर अपना उंगलियां डालें और मसल्स को ऊपर की तरफ खींच के रखें। अब वो दुपट्टा क्या करेगा, वो मसल्स को ऊपर की तरफ पकड़ के रखेगा। कोई ज़रूरत नहीं फेस लिफ्टर बाज़ार से लेने की, खुद पुराने दुपट्टे से बना लें, कपड़े से बना लें और उतने ही बनाएं जितना साइज़ है। वो दुपट्टा तो बड़ा होता है ना, उसको काट लें थोड़ा सा पुराना हो और उसकी 2-1 लेयर काफ़ी है। और कब बनाएं, सुबह के वक्त। अब आप नाश्ता कर बना रहे हैं, खाना बना रही हैं मेरी बहनें बेटियाँ, आपका फेस ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, ये डिक्लाइन नहीं करेगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि चिकलाइन जो है ना ये खत्म हो जाएगी। और इतने महंगे महंगे बुटॉक्स और जो है फेस लिफ्टिंग प्रोसीजर्स हो रहे हैं जिनमें आप देखेंगे कि कितने एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर ये ट्रिक करें, कितने दिन करें वैसे ये ट्रिक? जितने दिन बूढ़े हो रहे उतने दिन करें। भाई डेली हो रहे हैं ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ। क्या प्रॉब्लम है? देखो ना, इसमें कुछ गया तो नहीं। यहाँ पे अगर हम ये एक्सरसाइज करते हैं डबल चिन को ख़त्म करने की, इसमें आपने इसको बंद किया, ऊपर जाके रखा, वैसे भी अच्छा है। कोई आए तो कहते हैं बीमार हूँ, खाना नहीं बना सकती, ये कहने को मिल जाएगा। बजाय इसके कि पट्टी यहाँ बांधें, यहाँ बांध लिया करें, कुछ नहीं होता। और एक और चीज़ है, आपको अपना चेहरा धोना है, रात को लाजमी तौर पे धोएं। उमन लोग सुबह उठ के मुंह धोते हैं, कहते हैं ना मुंह धो लें सुबह हो गई। रात को सोने से पहले आपने क्लींजिंग करनी है। अगर आप क्लींजिंग नहीं करते तो आपके जो डेड सेल हैं वो भी आपके स्किन पर रह गए, आपने जो गंद लगी थी वो भी रह गई, तो स्किन तो ख़राब होगी। एलर्जी हो सकती है, स्किन ख़राब हो सकती है, डल हो सकती है। आपका प्रॉपर विटामिन सी आपका इस्तेमाल करना है। विटामिन सी करेंगे तो ग्लो मिलेगा आपको। हमारे पुराने ज़माने में हम ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते थे, वो है। लेकिन एक चीज़ एज ए डॉक्टर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम जब तक अपनी सोच को नहीं बदलेंगे और हम अपने मामलात को नहीं बदलेंगे, जो कि हमने विरसे में लिए हुए हैं। हम समझते हैं कि हलीम खाना है या निहारी खानी है। हमने निहारी पाए उस ज़माने के थे जब बैलगाड़ियाँ चलती थीं और लोगों को बड़ी दूर जाना पड़ता था। ऐसा खाना खा के जाते थे कि 2 दिन 1.5-2 घंटे तक तो हदम ही ना हो। अब तो आप गाड़ी में बैठ के जाते हैं। निहार मुँह खानी चाहिए, निहारी हम रात को खाते हैं, तो हमारे मामलात ख़राब हैं। तो मैं एक बात आपसे ज़रूर यहाँ पे आपके तवज्जो से कहना चाहूँगा कि लाजमी तौर पे ये बड़ा ज़रूरी हो गया है हमारे लिए कि हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें और हम जो एनिमल प्रोटीन है, और ख़ास तौर से मैं कहता हूँ, बाज़ दफ़ा लोग नाराज़ होते हैं मुझसे कि देखिए हम जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे जिस्म में वायरस को, इन्फेक्शंस को डेवलप करने की बहुत बड़ी वजह है। तो आज हमारे दौर में हमारे यहाँ, मैं प्राइमरी केयर डायबिटिक एसोसिएशन का प्रेस सेक्रेटरी हूँ। डायबिटीज़ जिस तरह बढ़ रही है, जिस तरह हम ब्लड प्रेशर के अमराज में, हार्ट के अमराज में जा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह हमारी उन एनिमल्स का दूध का इस्तेमाल है जो कि हेल्दी नहीं है। तो अब दूध की रिप्लेसमेंट क्या ढूंढें फिर? दूध ना पिए? अच्छा, दूध पीना ज़रूरी है? नहीं, उम्मीद तो यही तासुर दे रहा है, दूध पिए, विटामिन डी का सोर्स है, अब मुझे एक जुमला कहने दीजिए जो मैं पहले कह चुका था। मैंने कहा वो रिवायतें जो हम लेके चलें, हमें बताया गया है ना, साइंस तो ये नहीं कहती। अल्लाह सुब्हाना ताला ने माँ को एक ख़ास वक्त दिया और उसका जिक्र भी किया कुरान में, जिक्र है बाकायदा कि उस तक तो बच्चे को दूध देना है, उसके बाद क्यों नहीं दिया? अगर इतनी चीज़ थी तो बाद में भी सप्लाई कर देते। जो गाय, जो भैंस अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जो दे रही होती है, जिसका दूध हम पीते हैं, उसका बच्चा भी छोड़ देता है एक वक्त के बाद। वो कहते हैं जी अम्मा आप इंसान को दे दो, मैं तो फारिग हो गया। तो इंसान क्यों पीता है? इंसान वाहिद जानवरों में से चंद एक है जो एनिमल्स होते हैं ना, वो अगर घर में पलें तो दूध पीते हैं, जानवर बाहर नहीं पीता क्योंकि मिलता नहीं है मार्केट में। सिर्फ इंसान है जो बड़ा होने के बाद, बूढ़ा होने के बाद भी दूध पीता है।
मुझे कोई और बता दें तो दूध पीता हो बूढ़ा होने के बाद, बड़ा होने के बाद। ये तो हमारी रिवायतों में है, या शायद जो मार्केट के लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि पीना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप नारियल का बना सकते हैं, आप बादाम से बना सकते हैं, हेल्दी है। आप नारियल की एक जौ लें, वो जो होती है पीस, उसको ग्राइंडर में डालें, पानी डालें और ड्र चलाएं, क्या बेहतरीन दूध बनता है, फुल ऑफ कैल्शियम। आपको मज़ा आ जाएगा, बेहतरीन विटामिन है उसमें, सारी चीज़ें हैं उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं नारियल के पानी में तो होती हैं। आप बादाम से बना सकते हैं, रात को 3-4 बादाम लें, पानी में डाल दें, एक इंजीर ले लें, और अगर 2-3 और कुछ मेवा आपके पास हैं तो वो डाल दें। सुबह आपने वो डाल दिया, बना दिया, उसमें मूंगफली डाल दें, भुनी हुई मूंगफली डाल दें, कुछ नहीं मिलता, उससे आपको प्रोटीन मिल रही है, बेहतरीन कैल्शियम मिल रहा है। जैसे हड्डियों के दर्द होता है ना लोगों में, एज के हिसाब से होता है, तो हम उसमें मखाने खाने को कहते हैं। मखाने एक ऐसा सोर्स ऑफ कैल्शियम है जो कि किडनी में जाके स्टोन नहीं बनाता, और ये बेहतरीन आपका काम करता है, क्योंकि जितनी आपकी बोन मजबूत होंगी उतनी ही फिर आपके अंदर से जो कोलेजन इस्तेमाल हो रहा है उसको ज़रा मौका मिलेगा कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। तो अगर कोलेजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्किन तो अच्छी होगी, लेकिन आपकी हड्डियों के अमराज ख़त्म हो जाएंगे। बट ये विदाउट डॉक्टर नहीं होता। मैं इस पे काम करता हूँ, हम काम करते हैं, हम देते हैं चीज़ें। यहाँ पे एक और चीज़ है जिसका जिक्र हुए बगैर ये बात बनी, वो है ब्रीदिंग। आपकी ऑक्सीजन आप कितना लेते हैं, तो गहरी सांस लेना ज़रूरी है। लेकिन जब हम एंटी एजिंग में जाते हैं तो एक मखसूस सांस है, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। इसको कहते हैं 4x4 सातानामा। यह है बर्थ, कंटिन्यूटी, डेथ एंड रीबर्थ। सही। सातानामा। अब सातानामा में इस तरह हम करते हैं कि जो हमने सांस ली है इसको मैं तोड़ दूंगा 4 हिस्सों में। 4 स्टेप हो गया। सही। ये तो मैं आपको बताने के लिए ज़रा आवाज़ निकाला था, ये पता भी नहीं चलेगी। देखें, कम से कम 25-30 दफ़ा सातानामा करें और फिर देखें कि आप एंटी एजिंग के इफेक्ट आपके ऊपर कैसे आते हैं। बिल्कुल ऐसे। और वही वाली बात है कि देखें, रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें जब आप करेंगे तो आप उस क्योस में तो नहीं करेंगे, आपके हाथ में मोबाइल नहीं होगा, आप 10 चीज़ें देखते हुए नहीं करेंगे, आप एक पीसफुल प्रोसेस के अंदर चले जाएंगे। और वो वही वाली बात कि आप अपने आप को टाइम देंगे, वो मी टाइम, वो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जब तक आप फिज़िकली और मेंटली सिंक नहीं होंगे, जो बात आपने भी कही कि एक तो हमें नेचर के साथ सिंक होना है और हमें एक तो अपने आप के साथ भी सिंक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि जब हम अपने आप के साथ सिंक होंगे तो अपने ऊपर फोकस करेंगे कि भाई हमें क्या करना है और कैसे करना है। जाते जाते आपने बड़ी मज़ेदार सी टिप्स तो दी हैं, वक्त क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, तो लोगों को क्या कहेंगे कि अपनी डाइट का ख्याल कितना रखें, और ये बेसिक चीज़ें अगर ऐड कर लेंगे, कितना कम वक्त लगता है इन सब चीज़ों में, तो आप बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से जो सबसे बेहतरीन मैसेज मैं दे सकता हूँ, बार बार मैं लोगों को, हम बताते रहे, हर कोई बताता है, तो मैं उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में कहता हूँ, अपनी आगाही उसको बेहतर कीजिए किसी बारे में भी। अगर आप सेहत के बारे में बात करें तो डॉक्टर से मिलिए ना, ये सिर्फ यूट्यूब से तो नहीं पता चलेगा। अगर ऐसा होता तो फिर हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। अपनी आगाही को बेहतर कीजिए, उन लोगों से मिलिए। तो मेरी एक जो लाइन है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सेहत के हिसाब से, मामलात के हिसाब से, माली, जहनी, जिस्मानी, 5 साल के बाद कहाँ खड़ा होना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, इस बात पे बेस करेगा कि इस वक्त आप किन लोगों से मिल रहे हैं और कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। इस पे होगा कि अगला 5 साल आपका काम। वही वाली बात है ना कि एक पौधे में भी आप पानी और खाद डाल रहे हैं, तो आप कैसा उसके ऊपर जो है वो कौन सी खाद डाल रहे हैं, कितना पानी डाल रहे हैं, तो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये बॉडी भी जो है वो वही है कि आप ईसा भाई आते हैं तो वो भी ये कहते हैं ना कि मट्टी से बने वो, उसमें क्या डालोगे वही उगेगा। तो वो उनकी वो वाली बात मुझे याद आ गई। तो आप भी अपनी नरिशमेंट के लिए, अपनी बेहतर हेल्थ के लिए जो आप कर सकते हैं बेहतर, वो कोई और दूसरा नहीं कर सकता। तो अगर आप बेहतर दिखना चाहते हैं, अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं, तो कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि हमने वजाह साहब ने भी दी, तो आप उनको इम्प्लाई कीजिए और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए, और बूढ़े भी आप इतनी जल्दी नहीं होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज का हमारा जो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे वो होगा नजरेबद, जलन और हसद, और आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो आफ्टर दिस ब्रेक हाजिर होते हैं।
सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और जैसे मैंने आगाज़ में आपसे कहा था कि ये वो दिन होता है जिसमें एक हम ज़रूर ब्रेक लेते हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर, कि हमें दोबारा कनेक्ट होना होता है, रिवाइज़ करना होता है, रिफ़्रेश करना होता है चीज़ों को, कि हमें अपने डेली रूटीन्स के अंदर जो टाइम नहीं मिल रहा होता वो हम चलें जुम्मे के वक्त में थोड़ा सा वक्त निकालें और चीज़ों को रिवाइज़ करें, देखें कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं। और अगर आज की बात की जाए तो आज हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है वो यौम विसाल भी है, जिस हवाले से भी हमें बात करना है। क्योंकि अगर हज़रत अबू बकर की हिस्ट्री को ही देख लिया जाए, उनकी शख्सियत को ही पढ़ लिया जाए, तो उसमें इतने पहलू हैं कि जिसमें हमें, जब हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलुओं को पढ़ते हैं तो उसकी मुशाबहत मिलती है, हम उनकी मिसालें मिलती हैं, उनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा, उन चीज़ों को इम्प्लाई किया। तो आज भी दौरे हाजिर में रहते हुए हमें हज़रत अबू बकर साहब से क्या क्या सीखने की ज़रूरत है, ये आज हम अल्लामा साहब से जानने की कोशिश करेंगे। अल्लामा काजी अहमद दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज चलने सबसे, आज हमारा मौजू भी है नज़र बद, जलन और हसद, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आज का दिन यकीनन बहुत अहम है, हज़रत अबू बकर का जब हम जिक्र करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने इतना वक्त गुजारा और आपने जिस तरह से गुजारा उसकी तो मिसाल नहीं मिलती, करीब तरीन साथियों में आपका शुमार होता था, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने आगाज़ में कहा कि आज 22 जमादुस्सानी है और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में विसाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा, तो ये बात लाजिम थी कि चूँकि वो आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई आसमानी किताब नहीं आएगी, कोई शरीयत नहीं आएगी, कोई दीन नहीं आएगा। जी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमेशा बाकी रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका ये एहतमाम भी फरमाया कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने प्यारे साथी, इतने प्यारे सहाबा अता फ़रमाए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को फैलाने में अहम किरदार अदा करें और दुनिया में वो दीन हमेशा बाकी रहे। किसी भी नबी को ऐसे जानिसार, ऐसे फरमाबरदार, इतना इजहार करने वाले लोग नहीं मिले। हर नबी की अपनी शान है, हर नबी का अपना मर्तबा है, उनके साथ ईमान लाने वालों की अपनी एक अहमियत है। लेकिन जो मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों को मिला वो किसी और को ना मिल सका। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहुम अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि व रहमा बैनहुम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों पर शदीद और आपस में मेहरबान हैं। फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बार बार उन नफूस क़ुद्सिया का ज़िक्र किया, इस्लाम के लिए उनकी क़ुरबानियों का ज़िक्र किया कि आप देखें जो मक्के के हालात थे, एक अरसे से वो इंसानी रवैयों से बहुत दूर हो चुके थे, उनकी अखलाक़ियात इंतहाई पस्ती की तरफ थी। ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि बाहम जंग जदल ना करो, ना किसी का खून ना करो, एक सालेह निज़ाम की तरफ आओ। तो ज़ाहिर है कि उन्होंने तस्लीम नहीं करना है फ़ौरन। अब जो लोग उस दीन को शुरू में तस्लीम कर रहे हैं वो उनके भी ख़िलाफ़ हो रहे हैं। तो एक ऐसे माशरे में अल्लाह के दीन का ऐलान करना और दीन का ऐलान करने वालों को जमा करके आगे बढ़ना एक मुश्किल तरीन काम था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन नफूस क़ुद्सिया में हैं जो अव्वल इस्लाम लाए और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस दीन की इशाअत की। बाज़ रिवायतों में आता है कि जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके पास कमोबेश 40,000 दिरहम मौजूद थे, लेकिन थोड़े ही अरसे में वो सारी रकम इस्लाम की इशाअत पर ख़र्च कर दी। एक मौके पे ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के के लोग बहुत ज़्यादती करते थे। उक़बा बिन अबी मुईत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता रहा था, आपकी गर्दन में चादर डालकर खींचने लगा, बल देने लगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ लाए, कहा कि क्या तुम इन्हें मारना चाहते हो? इनका कसूर यह है कि ये अल्लाह के दीन की दावत देते हैं। खड़े हो गए सामने आकर। एक और मौके पे जब आप काबतुल्लाह के करीब दीन की दावत दे रहे थे, लोगों ने आप पर तशद्दुद किया
और इतना मारा कि आप बेहोश हो गए। आपके कबीले के लोग आए, आपको घर ले गए। जैसे ही आपको होश आया, आपने कहा मेरे नबी किस हाल में है? आपकी वालदा ने कहा कि उनकी वजह से तो तुम्हारी ये कैफियत हुई है। कहा कि नहीं, अगर मेरी ज़िंदगी चाहते हो तो मुझे मेरे नबी के पास ले चलो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अल्लाह के दीन के लिए ईसार का जज्बा, और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात के बाद जब हालात व वाक़यात बयान किए, तो ज़ाहिर है कि काफिरों ने एतराज़ ही करना था, ज़ाहिर है जी। इसलिए कि एक इतना अजीम मौजज़ा था जो आम इंसान की अक्ल से मावरा था। एक्सेप्टेबल नहीं था उस तो वक्त। अब लोगों को ये बहाना मिल गया, अबू जहल और उसकी ज़ुर्रियत को बहाना मिल गया कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेंगे कि देखो ये क्या कह रहे हैं। तो वो अक्सर आए और आकर कहा कि अबू बकर, तुमने सुना कि तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा है? कि क्या कहा? का वो कहते हैं कि मैं रात के एक हिस्से में आसमानों पर भी गया और सैर भी कर ली और सारे मामलात भी कर लिए। कहा वो कहते हैं? कहाँ वो कहते हैं? कब वो कहते हैं? तो मैं तस्दीक करता हूँ कि वो सही कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक यही और ईमान पहलू व बहुत अक़ीदा। ज़्यादा ज़रूरी है जिसके बाद मुझे वक्फे की तरफ भी बढ़ना है कि हम ये जो बात करते हैं ना, कुरान में अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं, सूरह बकरा में अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं कि जहाद करना है आपने। और हमने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़क़ा और सबसे बढ़कर हज़रत अली की अगर बात की जाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साहब की बात की जाए, तो तमाम जो उनके साथी हैं, सहाबा हैं, वो पेश पेश रहते थे। ना माल से पीछे रहे, ना फोर्स से पीछे रहे, हर तरह से आपने उनका साथ दिया। इस वक्त जो दौरे हाजिर है, उन हालात में हम ये सोचते हैं ना, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम माल से कैसे मदद करें, हम जहाद पे कैसे जा सकते हैं, हम कैसे जा सकते हैं। तो जब उस ज़माने में सब कुछ पॉसिबल था और हो सकता था, और अल्लाह ताला कुरान में बार बार फरमा रहे हैं, तो हम किस लिए सोच रहे हैं मुस्लिम उम्मा आज साथ क्यों नहीं है, और हम इन चीज़ों को क्यों नहीं प्रमोट करते कि हमें ये करना है। इसकी तो तरगीब हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए, कुरान खुले अल्फाजों में कह रहा है, और तमाम जो सहाबा की हम सीरत को देखते हैं तो उन्होंने भी इसी को अप्लाई किया। आपने बहुत अच्छे सवाल की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल कराई। आज देखें कि गज़ा में क्या सूरत हाल है जी। इंसानियत दम तोड़ रही है। कह देना आसान है कि 22,000 से ज़ायद इंसान जो हैं वो शहीद हो गए, जिनमें 9,000 कमसिन बच्चे हैं। और अब वहाँ कैफियत यह है कि ग़िज़ा के लिए इंसान मोहताज हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, और तमाम दुनिया एक तमाशा देख रही है। वजह यह है कि शायद हम इंतहाई खुद गर्ज़ हो गए और हम ये समझ बैठे हैं कि बस अपनी ज़ात और अपने आगे खोल में हम मुक़य्यद रहेंगे। लेकिन याद रखिए कि वो बहुत मारूफ मिसाल है कि एक 2 मंजिला कश्ती के जब निचले हिस्से में सुराख हुआ और पानी भरने लगा, उन्होंने कहा कि बचाओ, तो ऊपर की मंजिल वाले ये सोचते रहे कि पानी तो नीचे भर रहा है। उन्हें ये नहीं मालूम था कि पानी फिर जब भर जाएगा, कश्ती गर्क होगी, तो तमाम के तमाम डूबेंगे। सही बात। आज अगर हम बेहिसी का शिकार रहेंगे तो कल ये जुल्म का निज़ाम हमें भी माफ़ नहीं करेगा। हमें सहाबाए किराम के दौर से सबक सीखना चाहिए। ठीक है, हम एक ऐसे माशरे में हैं जहाँ बहुत सारी हदूद व क़ुयूद हैं। ठीक है, हम अपनी रियासत के निज़ाम को तहोबाला करते हुए वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम हम अपने डॉक्टरों का एक वफ़द तो भेज सकते हैं, हम इमदादी सामान रवाना कर सकते हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो दुनिया में जहाँ भी जुल्म हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम फिजिकली ना जालिम हो के सके खिलाफ तो आवाज़ माल उठाएं। से ही कर दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से ज़्यादा किससे बड़ी मिसाल मिलती है कि आपने तो अपना मालो मता जो है वो लाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे पेश कर दिया। बीबी खदीजा की मिसाल हमें मिलती है कि आपने अपना जितना भी माल था, आप अमीर तरीन खातून थी, आपने इस्लाम की राह में वक़्फ़ किया, तभी इस्लाम जो है वो हमने देखा कि उसको तक़वियत मिली। और इन लोगों की सच्चे और मुखलिस साथी होने की वजह से हमने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुश्किल को जो है वो काबू किया, और हर मुश्किल का दौर भी जो है वो आसानी से अल्लाह ताला की राह में करते चलेगा, और इस्लाम हमने फ़रोग़ पाता हुआ देखा। बाहर हम वक्फ़े की तरफ बढ़ते हैं, वक्फ़े के बाद वापस आएंगे तो नज़र बद, जलन और हसद पर भी बात होगी वक्फ़े के बाद। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा जो मौजू है अल्लामा साहब, उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। ख़ास तौर पे हम ये देख रहे हैं कि जो दौरे हाजिर है उसमें क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ हमें कनेक्ट करना है, रिफ़्रेश करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। इस वक्त जो दौरे हाजिर है, मोबाइल का दौर है, हर चीज़ अवेलेबल है, और हम एक से दूसरे को देख कर ये सबसे ज़्यादा समझ रहे होते हैं
कि इसके पास ये है तो मेरे पास आज ये नहीं है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है लोगों के अंदर से वो भी ख़त्म होती जा रही है, दूसरे को नज़र भी लग रही है, उसका भी जो है वो मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है वेरी प्रिसाइजली, क्योंकि हम फिर वो तमीद बांधेंगे तो बहुत सारी लंबी डिस्कशन होती ही रहेगी। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह इरशाद फरमाया, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जब आप पनाह तलब करें तो ये अल्फाज भी कहें कि मैं हसद करने वाले के शर से पनाह मांगता हूँ जबकि वो हसद करे। असल में इंसान के जो रज़ाइल हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनमें हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत, ये सारे वो रज़ाइल हैं जो इंसानियत को दागदार कर देते हैं। अलमिया ये है कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। दूसरी बात, हम ये शायद भूल गए कि अल्लाह ताला मालिक व खालिक है। अगर किसी को एक नेमत मिली है तो हमें रश करना चाहिए कि अल्लाह ने ये नेमत इसको दी है, अल्लाह मुझको भी अता फरमाएगा। दुआ करें। हम यकीन कर लें कि अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं है, अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं है। दूसरी बात ये, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना होता है, वो उसे देखकर खुश होता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, ये उसकी तारीफ़ है। तो दूसरे के लिए बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करना, उसे ईज़ा पहुँचाने की कोशिश करना। अब इसी तरह चूँकि इंसानों के अंदर ये बुरी आदत मौजूद है और शैतान इस शर को मज़ीद फ़रोग़ देता है कि वो दूसरे की कामयाबी, दूसरे की तरक्की, दूसरे की माल, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त पर बजाय खुश होने के वो रंजीदा होता है और फिर उसके दिल में एक बगावत पैदा होती है, एक हसद पैदा होता है और वो हसद दूसरे को बर्बाद करने की तैयारी की तरफ जाता है। तो इससे माशरे में बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। आप देखें बेशुमार कत्ल के वाक़यात के पीछे एक हसद, एक बुग़्ज़ होता है कि ये तवक्को भी नहीं होती कि ये फ़र्द इतना करीब था, हमारा दोस्त था, हमारे घर में इसका आना जाना था, ये इतना बड़ा जो है गुनाह अंजाम दे देगा, लेकिन एक हसद, एक बुग़्ज़ ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को इन तमाम ख़राबियों से बचाएं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हसद और बुग़्ज़ का, ये इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। हसद करने वाला दूसरे के बारे में जब बदगुमानी करता है, बुरी बातें सोचता है, तो वो अपने आप को भी तबाह करता है। वो हर चीज़ पर इतना ज़्यादा बदगुमान होता है कि उसका सुकून ज़ाय हो जाता है। वो अपने आप को सुकून में नहीं रख पाता, उसकी नींद उड़ जाती है, उसकी अपनी जो ज़िंदगी की रिमक है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए कि वो दूसरे की हसद में हर वक्त जो है मुलव्विस रहता है। तो हसद एक बहुत बड़ी बीमारी है, हमें इससे बचना चाहिए। और जहाँ तक इसके इलाज का ताल्लुक़ है तो सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करे और इंसान यकीन कामिल रखे कि अल्लाह ताला मालिक व खालिक है, वो हर एक को नेमत देने वाला है। और ये भी ख्याल रखे कि हर नेमत दायमी भी नहीं है। लेकिन बात तो वो है ना कि आप तलब क्या कर रहे हैं अल्लाह ताला से। आप एक को देखकर रश तो करने, लेकिन क्या आपने उस नेमत के ऊपर अल्लाह ताला से मांगा, तलब किया? अल्लाह ताला तो बार बार फरमा रहे हैं कि मैंने ऐसे लम्हे रखे हैं, ऐसे मौके रखे हैं कि मुझ तक रुजू करो और मैं मांगूंगा, मैं दुआओं को सुनता हूँ और उनको रिवर्ट बैक भी करता हूँ। तो और जैसे हम जुम्मे का जिक्र करते हैं तो मैंने आगाज़ में कहा कि हम ये लेते हैं ना कि हमें कोई ब्रेक चाहिए, एक टाइम चाहिए, एक पॉज चाहिए रिफ़्रेश करने के लिए। तो जुम्मे के दिन तो कहा जाता है कि दुआओं का ख़ास एहतमाम करें। तो अगर आपको किसी चीज़ तलब करनी है अल्लाह ताला से, आप सिद्क़े दिल से करके तो देखें, अल्लाह ताला तो मौजूद है, आपके शहरक से भी ज़्यादा करीम है, वो आपको ज़रूर जो है वो अता करेंगे। रात दिन कि हम किसी शख्स को देख के बोलेंगे इसके पास तो ये है और मेरे पास ये नहीं है, और दूसरों को भी नज़र लगाते हैं। फिर एक कॉलर भी आ गए, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम। मैं मुहम्मद बात कर रही हूँ गोड की सिंध से। जी फरमाइए, क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? मैम यही कि ना ये कोई तरकीब बताएं मोटापा कम करने का। अच्छा, ये तो आपको पिछले सेगमेंट में पूछना चाहिए था, उसमें योगी वजाहत साहब मौजूद थे। लेकिन ये कि जो हमारा पिछला सेगमेंट था ना, आप उसमें कॉल करके पूछती हैं, उसमें वजाहत आपको ज़रूर टिप देते। तो और जब नेक्स्ट टाइम फिर रखेंगे तो आप ज़रूर पूछिएगा ज़ीनत, हमें कॉल कीजिएगा। जी अलामा साहब। तो एक तो ये है कि हसद करने वाला अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है। फिर दूसरी बात ये कि वो अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ पहुंचाता है, अल्लाह की नाशुक्री भी कर रहा है और अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ भी पहुंचा रहा है। तो होना ये चाहिए कि इंसान अपने आप को मुतमईन करे
और ये याद रखे कि जो तकदीर में अल्लाह ने उसके लिए लिखा है वो बहुत मुनासिब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह जब एक घराने के पास से गुज़रे तो उसमें एक बूढ़ा फ़र्द, उसकी एक बूढ़ी बीवी और एक नौजवान जो उनका बेटा था मौजूद था। उन्होंने कहा कि मूसा अल्लाह से आप दुआ करें कि हमारी एक एक दुआ कबूल हो जाए। तो आपने रब की बारगाह में रुजू किया। रब ने फरमाया कि अभी इनकी दुआ की कबूलियत का वक्त आया नहीं है। आपने कहा कि रब तू करीम है, मेरी उम्मत के लोग हैं, इनकी बात मान ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ठीक है मूसा, इनसे कह दो कि एक एक दुआ मांगें और वो कबूल हो जाएगी। आपने उनको खुशखबरी सुना दी। वो जो उस घर में खातून थी बूढ़ी, उन्होंने फ़ौरन ये दुआ की कि मैं एक जवान हसीन खातून बन जाऊँ और किसी बादशाह के महल में पहुँच जाऊँ। ज़ाहिर दुआ कबूल होनी थी। अल्लाह ने उसको जवानी अता फरमा दी और वो एक बादशाह के महल तक रसाई हो गई। जब उस बूढ़े शख्स ने यह देखा कि मेरी बीवी जब इस बुरे हाल में बीमार थी और बूढ़ी थी तो मेरे पास थी, आज जवान होकर वहाँ चली गई, तो उसने फ़ौरन अपनी हसद का इज़हार किया और उसने कहा कि अल्लाह इसको बदतरीन शक्ल व सूरत में बना और ये कहीं जाकर किसी काबिल ना रहे। ज़ाहिर है कि उसकी दुआ कबूल होनी थी। उस पर बुढ़ापे से भी कहीं ज़्यादा झाइयाँ और बुरा हाल उसका हुआ और उठा के उसे फेंक दिया गया महल से बाहर। अब बेटे की बारी थी। बेटे ने कहा कि यार अब कुछ भी ना कर, मेरी माँ और मेरे बाप को असली हालत में लौटा दे। दोनों मोहब्बत करने लगे तो बुढ़िया अपनी असली हालत में आ गई। आप देखिए कि एक हसद व बुग़्ज़ ने और दूसरे का एहसास ना करने ने उनके लम्हे कबूलियत दुआ को भी ज़ाया कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या मांग रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरह मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, क्विक ब्रेक, हाजिर होंगे उसके बाद। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। बात हो रही है जलन और हसद के हवाले से, नजर बद के हवाले से। तो अब वक्त चूँकि कलील रह गया, लामा साहब इससे बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह इसको प्रैक्टिस करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना कि एक नजर बद तो एक ऐसी चीज़ है, हसद के बारे में तो हमने बात की, लेकिन नजर बद एक ऐसी चीज़ है जो कि माँ की भी लग सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो इससे बचाव क्या मुमकिन है, ट्रीटमेंट क्या है? माऊज़तैन सूरह फलक और सूरह नास जो है वो नज़र बद से और किसी के बुरे जज्बात से बचने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 3 मरतबा सूरह फलक और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 मरतबा सूरह नास जो है पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया जाए। वैसे भी जब इंसान कोई नया लिबास पहने, कोई नई नेमत उसे मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ ले तो इंशाअल्लाह ताला वह नज़र बद से या दूसरों के सिफली जज्बात से महफूज रहेगा। और वैसे भी हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और आजकल तो माशरे में बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ, जादू टोने और फितने और न जाने क्या क्या पैदा हो गए हैं, तो इंसान को इन हराम चीज़ों से बचना चाहिए। और सूरह फातिहा भी अगर कभी नज़र लगने का इम्कान हो, नज़र लग जाती हो तो बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे दम करे और पी ले और यकीन रखे कि अल्लाह का कलाम हर चीज़ के लिए शिफ़ा है, तो इंशाअल्लाह ताला शिफ़ा होगी। फिर अगर ऐसे अफराद जिनसे बार बार नज़र लगने की तवक्को हो वो सामने आ रहे हैं तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ लिया करे। तो ये वो सूरतें हैं, ये वो दुआएं हैं जिनसे इंसान पढ़ने के बाद महफूज हो जाता है शैतान के शर से। असल में जितनी भी बुराइयां हैं उनकी जड़ और फितना तो शैतान है। वो इंसानों के ताल्लुकात ख़राब करना चाहता है, वो इंसानों को मस्बत रवैयों से हटाना चाहता है। तो हमें अपने अंदर भी एक कैफियत पैदा करनी चाहिए इस्लाह की और इन बुराइयों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और वही वाली बात है ना कि अल्लाह ताला से आप कितने तवक्कल के साथ मांगेंगे, कितने तवक्कल के साथ भी आप ये पढ़ते हैं चीज़ें, तो आप उसका असर भी रखते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम से ज़्यादा तो पावरफुल कोई भी चीज़ नहीं है। हमें उसको रोज़ाना प्रैक्टिस करना है और यकीनी तौर पर करना है। जाते जाते जो आजकल के हालात हैं और जिस तरह से जो लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं उनके लिए क्या वाइट सुनाइए, अलाम साहब भी बताइएगा। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इस ज़िंदगी को अल्लाह की एक नेमत समझकर खूबसूरती से गुजारिए। ऐसा ना हो कि ज़िंदगी के अय्याम तमाम हो जाएं और फिर आपको कब्र की रात में बहुत मायूसी हो कि आप क्या करके आ गए। तो कुछ ऐसा करें कि वहाँ काम आए। बिल्कुल ऐसे हम अभी तो देख रहे हैं कि दुनिया में तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, दुनिया में माल भी जमा कर रहे हैं और जो उसकी तैयारी भी बहुत कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा घर भी ले रहे हैं, गाड़ी भी ले रहे हैं, लेकिन क्या हमने आखिरत की तैयारी की है, ये सोचना कितना ज़रूरी है।
ये सोचना बेहद ज़रूरी है। जैसा जब कि तक हमने सोचेंगे नहीं तो उसकी तैयारी जैसा कैसे कि हमने करेंगे? आज के मौजू के शुरू में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बात की थी। आपने फरमाया काश में एक कबूतर होता या एक दरख्त का पत्ता होता कि कुछ कर तो जाता। तो जो सहाबी सारी ज़िंदगी नेकियां करते रहे, जिनको अल्लाह के अदनी जन्नत की बशारत दी, वो ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तो हम जैसे आम अफराद क्या समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है अपनी आखिरत के लिए। तो अपनी फ़िक्र करें, कम अज़ कम सोते वक्त चंद लम्हों के लिए अपना एहतसाब करें कि आज हमने क्या किया और हम किस तरफ गए, अच्छाई की तरफ गए या बुराई की तरफ। तो शायद कोई लम्हा ऐसा हो कि हमारा ज़मीर हमें मलामत करे और हम नेकी की तरफ गामज़न हो सकें, अच्छाई की तरफ आ सकें। याद रखें कि ज़िंदगी ने हमें मोहलत दी है और ये मोहलत हमारे लिए बहुत काफ़ी है। इससे पहले कि ये मोहलत हम पर ख़त्म हो जाए, हम कुछ ना कर सकें, ऐसा ना हो कि कफ़े अफसोस पलते रह जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़िंदगी जो है ना वो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने इसके तमाम तरीके वज़ा कर दिए हैं कि हमें कैसे गुजारना है, अमल कैसे करना है, ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। तमाम ज़ाब्ता अखलाक कुरान पाक में मौजूद है, उसके बाद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। और फिर जैसे हमने सेगमेंट के शुरू में आगाज़ किया कि सहाबा इकराम की सीरत से हमें फिर मिलता है कि उन्होंने किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के बयान करदा तालीमात पर अमल किया और कैसे अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी। उन्हीं को मशअल राह बनाते हुए हम सब अपनी ज़िंदगियों में सुधार पैदा कर सकते हैं। और जहाँ बिगाड़ पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है तो अल्लाह ताला ने वो मार्जिन रखा है ना कि मेरी तरफ रुजू करो, बार बार रुजू करो, तौबा करो, अल्लाह ताला की तरफ झुको, सजदा करो। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हैं ताकि अगर हमसे कोई गलतियाँ सरजद भी हो जाएं तो उन पर हम नदामत का इजहार करें और अल्लाह ताला के हुजूर इस नियत के साथ रुजू करें कि आइंदा आने वाले वक्त में इनको दोबारा से नहीं करना। चाहे वो फिर वो कोई भी चीज़ हो, आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगियों में सुधार पैदा होना शुरू हो जाएगा। अल्लामा काजी अहमद दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप जब सब अपनी दुआओं का एहतमाम करें तो मुझे और सिटी एट 10 की पूरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।